Good evening, all of you. This will be the introductory session for the code practice. Okay. तो बेसिकली वेरी शॉर्ट नोटिस में हमने बैच वगैरह स्टार्ट करने की कोशिश की थी या फिर लिंक शेयर की होगी, तो इसकी वजह से कम स्टूडेंट वगैरह होंगे. तो लेट्स जस्ट वी हाउ टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग ऑल दिस कोड प्रैक्टिस बैच. जैसे कि आपको एक शॉर्ट नोटिस मिली होगी, उसमें लिखा होगा कि कोड प्रैक्टिस हिंदी बैच वगैरह स्टार्ट कर दी है. ओके. तो कोड प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म जो भी है उसके रिगार्डिंग ये फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सेशन होगा फॉर द हिंदी बैच. तो इन सारे सिनेरियो में व्हाट वी हैव टू लर्न या फिर एक्चुअल कोर्स में हम कौन सी चीज़ें सीखने वाले हैं या फिर कौन सी चीज़ें कवर होंगी, उसके बारे में इन जनरल इन्फॉर्मेशन आज के सेशन में हम आपको देने की कोशिश कर पाएंगे. बेसिकली पार्ट क्या है, एज अ जर्नी ऑफ जूनियर एडवोकेट अगर हम देखने की कोशिश करें तो इन जनरल इंडियन सिनेरियो में जर्नी जो भी होती है किसी भी जूनियर एडवोकेट की, वो वही होती है जो इन जनरल सभी की हो सकती है. जैसे कि या तो आप 5 इयर्स की डिग्री ले लो या फिर आप 3 इयर्स की डिग्री कर लो किसी और डिग्री के बाद. उसके बाद में सनद वगैरह के लिए अप्लाई करो. सनद मिलने के बाद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर कीजिए. फिर इन जनरल यही एक जर्नी हो पाएगी जब तक कि आप आगे चल के ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर करके आपका जो भी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इवॉल्व करोगे और आप एज अ एडवोकेट वगैरह प्रैक्टिस स्टार्ट वगैरह कर पाओगे. उससे पहले सनद तक का मामला तो हमें सबको ही पता है कि सनद मिलने के 2 साल तक हम प्रैक्टिस वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं. बस इतनी ही चीज़ होगी कि 2 साल के अंदर हमने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर वगैरह करना चाहिए. तो खास दिक्कत यहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, बिकॉज अगर आपने डेडिकेटेडली सोचा होगा कि आपको एक्चुअल प्रैक्टिस में ही आना है, तो इन सारे सीनियरियो में व्हाट यू हैव टू डू कि आपकी जो भी जर्नी होती है जो स्टार्ट होती है 5 इयर्स या फिर 3 इयर्स लॉ डिग्री के साथ, तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है 5 इयर्स की डिग्री या फिर 3 इयर्स की डिग्री, ये बाज़ दफ़ा डायरेक्टली नहीं आता है किसी की भी लाइफ में. कोई सोच कर आता है कि भाई मुझे लॉ ही पढ़ाई करनी है, वो 12th के बाद 5 इयर्स की डिग्री कर सकता है. बाज़ दफ़ा क्या होता है, आप किसी और बैकग्राउंड से आते हो, जैसे कि बीए का बैकग्राउंड हो जाए, बीएससी का या फिर इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, फार्मेसी का, जो भी अदर काइंड ऑफ बैकग्राउंड. वो बैकग्राउंड इस वजह से भी आता है क्योंकि हमें काफ़ी सारी दिक्कतें आती है हमारे अर्ली लाइफ में. तो इस वजह से हम बाज़ दफ़ा लॉ में एडमिशन वगैरह लेते हैं, या फिर हमें कोई स्टोरी पसंद आ जाती है, कोई हीरो पसंद आ जाता है वकालत करते हुए, इस वजह से हम लॉ प्रैक्टिस में आते हैं. या फिर कोई पॉलिटिशियन अच्छा लगता है, इस वजह से हम आते हैं. तो हर एक का अलग अलग रीज़न वगैरह हो सकता है लॉ प्रैक्टिस में आने के लिए. लेकिन मोटा मोटी बात करें तो इतनी ही सिचुएशंस होती है जिसमें कोई भी पर्सन लॉ डिग्री में आ सकता है या फिर प्रैक्टिस के लिए आगे बढ़ सकता है. तो बेसिकली इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, अगर हमने एक दफ़ा लॉ डिग्री ले ली है, हमने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया है, तो वी हैव अ मल्टीपल काइंड ऑफ ऑप्शंस फॉर द प्रैक्टिस पर्पस, जिसमें सिविल प्रैक्टिस है, क्रिमिनल आ जाएगी, कॉरपोरेट आ जाएगा, फैमिली आ जाएगा, आईपीआर वगैरह है, साइबर लॉ है, मेनी अदर थिंग्स आते हैं, है ना. लेकिन इन सारे सिनेरियो में भी काफ़ी सारी दिक्कतें हो सकती है कि भाई मैंने पर्टिकुलरली कौन से फील्ड को चुनना चाहिए फॉर द प्रैक्टिस पर्पस. मैंने क्रिमिनल लॉ में जाना चाहिए, मैंने सिविल लॉ में जाना चाहिए, मैंने कॉरपोरेट में जाना चाहिए, फैमिली में जाना चाहिए. ये सारी दिक्कतें तो होंगी, लेकिन बेसिक्स पार्ट क्या हो सकता है किसी भी प्रैक्टिस को आगे लेकर जाने के लिए, या तो हमें इन सारी चीज़ों की बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसके बेसिक्स क्या होते हैं, क्लाइंट हैंडलिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें तो होनी ही है. अगर ये सारी चीज़ें मुझे एक दफ़ा आ जाएगी तो आई कैन हैंडल एनी काइंड ऑफ केसेस जो भी हमारे सामने हैं, या फिर इसके अलावा जो भी डिफरेंट काइंड ऑफ केसेस हो सकते हैं. ये सारी एरिया ऑफ प्रैक्टिस किसी भी एडवोकेट के लिए होता है. तो हम जो भी जर्नी होती है, हाउ वी कैन स्टार्ट ऑल दिस प्रैक्टिस. तो ये जो भी प्रैक्टिस की जर्नी हमारी हो सकती है, या तो हम किसी सीनियर को ज्वाइन करेंगे, जो कोई अच्छा सीनियर मिल जाए हमें, ये एक चीज़ हो सकती है प्रैक्टिस के लिए. या फिर सेकंड सिनेरियो हो सकता है हमारे लाइफ में कोई अच्छा सी बिग लॉ फर्म हम पकड़ लें और वहाँ पे ज्वाइन करके हम अच्छे से हमारी प्रैक्टिस के लिए स्टार्ट किया जा सकता है. या फिर कोई थर्ड वाला ऑप्शन है हमारे सामने, जिसे हम कहते हैं सेल्फ स्टडी, या फिर बुक्स वगैरह पढ़ के, या फिर इंटरनेट से नॉलेज वगैरह लेके. तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने एज अ जूनियर एडवोकेट होती ही होती है. लेकिन इन सारे सिचुएशन में
एक पैरेलल वे में कुछ सिचुएशन हमारे साथ चलते आती है फॉर द बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट। जो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट है उनके सिचुएशन में ये सारी चीज़ें हो सकती है। जैसे कि आपने किसी सीनियर को ज्वाइन किया होगा, किसी लॉ फर्म को ज्वाइन किया होगा बड़े से, या फिर सेल्फ स्टडी स्टार्ट की होगी। इन सारे सिचुएशंस में काफ़ी सारे एडवांटेज भी हैं, काफ़ी सारे डिसएडवांटेज भी हर एक फील्ड के साथ आते ही आते हैं, ये ज़रूरी है आना, ठीक है। तो अगर हम किसी सीनियर को ज्वाइन भी कर लेते हैं तो बेसिकली क्या होता है, काफ़ी सारे सीनियर के पास इतना टाइम होता नहीं कि हर इंडिविजुअल जूनियर को वो सिखा पाए उनके केसेस के बारे में। बाज़ दफ़ा जूनियर का यही काम होता है कि भाई ऑफिस में जाइए, सीनियर ने जिस भी कोर्ट में बोला होगा वहाँ पे जाइए, या फिर उनके पीछे बैग पकड़ के जाइए, फाइल पकड़ के जाइए, डेट वगैरह लीजिए। क्लाइंट हैंडलिंग में आपको बुलाया गया होगा तो अच्छी बात है, वरना ये सारी चीज़ें होती है। बाज़ दफ़ा ये भी होता है सीनियर के पास टाइम ना होने की वजह से आपको लिमिटेशन आ जाती है। किस बारे में लिमिटेशन, कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें पूछनी होती है सीनियर को, लेकिन सीनियर के पास उतना टाइम होता नहीं कि आपके हर सवालों का वो जवाब दे पाए। बाज़ दफ़ा सीनियर का यही कहना होता है कि थोड़ा वेट कीजिए, टाइम के हिसाब से आपको सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती है। या फिर बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि लिमिटेड केसेस है सीनियर के पास, इस वजह से आपको सीखने को नहीं मिल सकता है। या फिर और एक चीज़ हो सकती है वहाँ पे कि ज़्यादातर केसेस हो सकती है, 100 से ज़्यादा एक दिन में केसेस है, इस वजह से आपको सीनियर टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो ये भी एक दिक्कत होती है। बाज़ दफ़ा सीनियर के साथ ये भी दिक्कत होती है कि आपको अगर वो सिखा दे, आप वो सारी प्रैक्टिस सीखने के बाद कुछ दिनों में उनका ऑफिस छोड़कर ना चले जाओ, ताकि आपको सिखाने का कोई फ़ायदा ना हो उनको, इस वजह से वो सिखाते नहीं हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है फॉर द सीनियर पर्पस, है ना। तो इसमें फिर सेकेंड सॉल्यूशन हमने देखने की कोशिश की थी, जिसे हम कह रहे थे बिग लॉ फर्म हमने ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन बाज़ दफ़ा अगर आप मेट्रो सिटी से नहीं हो तो आपको एक बिग लॉ फर्म मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, या फिर इस सिनेरियो में और भी मुश्किल हो सकती है। वो मुश्किल इस हिसाब से हो सकती है कि आप अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, तालुका तहसील लेवल पर हो, मंडल लेवल पर हो, तो वहाँ पे बिग लॉ फर्म नहीं है। या फिर आपने बिग लॉ फर्म ज्वाइन भी कर लिया होगा तो वहाँ पे कम्युनिकेशन की दिक्कत आ सकती है। कम्युनिकेशन के दिक्कत के साथ साथ और एक दिक्कत आती है जिसे हम कहते हैं कॉरपोरेट प्रोग्रामिंग वगैरह। तो कॉरपोरेट प्रोग्रामिंग में यही होता है कि बिग लॉ फर्म में हर एक पर्सन को अपना अपना काम असाइन किया जाता है। जैसे कि एक पर्टिकुलर लॉ फर्म में अगर काफ़ी सारे केसेस हैं तो उन सारे केसेस में डिफरेंशिएटली स्टेजेस वाइज उनको कैटेगराइज किया जाता है, जिसमें कि पहले सिनेरियो में आ सकता है भाई कोई लोग होंगे, उतना ग्रुप ऑफ पीपल बस क्लाइंट हैंडलिंग का देखेंगे, कोई ग्रुप ऑफ पीपल बस अपना ड्राफ्टिंग का पार्ट देखेंगे, कोई बस कोर्ट के मैटर के बारे में देखेंगे, कोई देखेगा कि क्लाइंट की मीटिंग कब हैंडल करनी है कब नहीं करनी है, कोई देखेगा उस सिचुएशन में कि भाई जो भी लॉ फर्म है वो आगे चल के क्या देखेगा, कि बस मैं आर्ग्यूमेंट के बारे में ही देखूंगा। कोई लॉ फर्म ये रहेगा कि भाई आप सिविल केसेस के बारे में ही देखोगे, कोई लॉ फर्म रहेगा कि भाई आप फैमिली ही देखोगे, आप क्रिमिनल ही देखोगे, आप कॉर्पोरेट ही देखोगे। तो ये सारा वास्ट एंड सिलेबस बिग लॉ फर्म में होना ही होना है। बाज़ दफ़ा ये जो हिंदी वाला बैच है, वाई वी आर स्टार्टिंग ऑल दिस बैचेस, कि इफ़ यू आर नॉट दैट मच ऑफ गुड इन इंग्लिश कम्युनिकेशन, और आप रूरल बैकग्राउंड से डिस्ट्रिक्ट लेवल के तहसील मंडल लेवल से बैकग्राउंड में किसी मेट्रो सिटी में एंटर कर रहे हो, तो एक हेजिटेशन आपके दिल में रहेगा ही। वो तो एक अलग से दिक्कत है, उससे तो आपको फेस करना ही करना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट जनरेशन में हो, उससे कोई बच नहीं पाया है अभी तक, है ना। तो वो भी एक दिक्कत हो जाती है। तो बिग लॉ फर्म ज्वाइन करना एक अच्छी बात है कि एक अच्छी अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड सैलरी आपको वहाँ पे मिल सकती है, एज़ कम्पेयर टू जिसे हम लिमिटेशन में जूनियर सीनियर के सामने रख सकते हैं कि भाई आपने सीनियर को ज्वाइन भी कर लिया होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल में तहसील तालुका मंडल लेवल पे बस फीस मिलती है, स्टाइपेंड मिलता है अर्ली स्टेज में 5,000 भी बाज़ दफ़ा ज़्यादा ही हो जाता है। बाज़ दफ़ा बस ट्रैवलिंग के ही चार्जेस मिलते हैं, और फिर आपको 1-2 साल उसी ट्रैप में घुमाया जाता है। आपको भी काफ़ी अच्छा लगता है सनद मिलने के बाद कि काला कोट पहना है, टाई वगैरह बैंड वगैरह लगाया है, शूज़ वगैरह पॉलिश है, तो अच्छा लगता है। लेकिन जेब में तो पैसा होता नहीं है अर्ली स्टेज में, ये रियलिटी है हर किसी की, है ना। अगर आप फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हो, आप बिग लॉ फर्म में नहीं हो, तो ये सारी सीनियर के साथ आपको दिक्कतें फेस आनी ही आनी है।
तो इन सारे सिचुएशन को अगर हम बिग लॉ फर्म के बारे में जूनियर के सीनियर के लेवल पे अगर हैंडल करने की कोशिश करें तो एक स्टाइपेंड का इशू हो सकता है। वो बिग लॉ फर्म में आपको नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे सैलरी वगैरह अच्छे दाम पर मिल सकती है, अच्छी अमाउंट वगैरह भी मिल सकती है, बट मेन दिक्कत आ गया जैसे कि मैंने आपको ये सारी सिचुएशन बताने की कोशिश की थी कि लिमिटेशन ऑफ स्कोप्स है और सारे ब्रांच को अलग अलग किया जाता है स्टेज वाइज, तो इसी वजह से भी दिक्कत आती है ना। तो ये सारा सिनेरियो हो सकता है लिमिटेशन विद द बिग लॉ फर्म। बाद में फिर हमने थर्ड वाला ऑप्शन देखा था एज अ जूनियर एडवोकेट, कि जिसमें हमने देखने की कोशिश की थी कि कोई भी पर्सन अगर सेल्फ स्टडी करता है, बुक्स पढ़ सकता है। आज के दौर में जियो दंदनादन दे ही रहा है इंटरनेट, तो इंटरनेट की हेल्प से हम काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे और एक दिक्कत आ जाती है कि भाई आपको कंफर्मेशन कैसे मिलेगा कि आप जो पढ़ रहे हो वही प्रोसीजर एक्चुअल कोर्ट में भी फॉलो की जाती है। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे देखा जाता है, नॉट देखा जाता है, इट्स अ रियलिटी, कि आप जो भी सिलेबस आपके एलएलबी में 5 इयर्स हो या फिर 3 इयर्स हो, उसमें जो भी पढ़ रहे हो एक्चुअल कोर्ट में आने के बाद वो आपको अलग सा लगता है कि भाई हमने जो पढ़ा था वो तो कुछ अलग ही है, और कोर्ट में आने के बाद आपको कुछ अलग ही समझ में आ रहा है। इसमें तो टोटली डिफरेंस है, आपको ऐसे लगेगा कि भाई आप डम हो और आपको कुछ आता ही नहीं है। लेकिन ये हकीकत नहीं है। जो भी लीगल एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का या फिर एशियन रीजन का क्यों ना कह दें हम, उसमें ये सारी दिक्कतें है ही है। जहाँ तक कि हम बहुत बड़ी लॉ फर्म, नॉट लॉ फर्म, जो लॉ की कॉलेज हम ज्वाइन ना कर ले तब तक की ये दिक्कत आपके साथ रहेगी। जैसे कि बड़े से कॉलेजेस में मूट कोर्ट वगैरह होता है, तो वहाँ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती है। लेकिन स्टूडेंट का यूजुअली वही होता है मूट कोर्ट में भी कि भाई कॉपी पेस्ट करो, समझ में आए ना आए चलो ठीक है, बस पार्टिसिपेट करना है, जो भी लिख के हमें मिला है बस उसे रट्टा लगाओ और बस बोल दो, बाकी के तो प्रोसीजर हमें समझ में तो आनी नहीं है। तो ऑल दिस पार्ट्स आ दिया। तो वही दिक्कत हमें सेल्फ स्टडी में भी आती है कि वॉट एवर द रीडिंग वी आर डूइंग, एक तो सबसे पहले हिंदी में इतनी किताबें अवेलेबल नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में भी नहीं है। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट दी हिंदी, मराठी, गुजराती, बाकी के लैंग्वेजेस में नहीं है इतने सिलेबस वगैरह की किताबें, तो वो एक दिक्कत आ जाएगी। वहाँ पे भी आपको इंग्लिश आना मस्ट है। बाद में आ जाएगी दिक्कत कि भाई कुछ दिनों के स्टडी के बाद अगर आप कंटिन्यूस स्टडी फेस में बोर होते जा रहे हो तो बाज़ दफ़ा ये दिक्कत आनी ही आनी है कि भाई कुछ दिनों बाद आप स्टडी वगैरह छोड़ भी सकते हो, है ना, क्योंकि कंटिन्यूस फेस एक होता ही होता है। और बाज़ दफ़ा दिक्कत कब आती है, हमें ये दिक्कत आना स्टार्ट होती है जब हम 3 इयर्स की डिग्री ले चुके होते हैं, और 3 इयर्स किसी भी डिग्री के बाद या फिर 4 इयर्स के किसी भी डिग्री के बाद हम लॉ में इंटर हो रहे हैं किसी और फील्ड से, किसी पर्टिकुलर एज के बाद, किसी पर्टिकुलर जॉब के साथ साथ, या फिर जॉब छोड़ने के बाद, रिटायर होने के बाद। तो इन सारे सिनेरियो में क्या होता है कि आपके पास उतना टाइम नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू 5 ईयर वाला स्टूडेंट। 5 इयर्स का क्या है, 12 के बाद वो 5 इयर्स में एडमिशन ले रहे हैं, उनका एज होता है 25 से कम। लेकिन जो 3 इयर्स के डिग्री वाले होते हैं उनकी एज तो हो चुकी होती है 26, 27, 28, 22 30 प्लस, 40 प्लस, 50 प्लस, 50, 60, 70, कुछ भी प्लस हो सकता है। रिटायरमेंट के बाद भी काफ़ी सारे लोग एडमिशन वगैरह लेते हैं। तो उनके साथ दिक्कत यह होती है कि भाई आपको जज किया जाता है कि आपके पर्टिकुलर एज के साथ जो भी लोग हैं वो काफ़ी सारे सक्सेसफुल हैं और आप उतने सक्सेसफुल नहीं हो। तो वो सेल्फ स्टडी वाला कॉन्सेप्ट है, वो 3 इयर्स लॉ डिग्री वालों के साथ थोड़ी सी दिक्कत आती है जब तक कि आपको घर से फुल सपोर्ट ना हो, घर से पैसे ना मिल रहे हो, या फिर आप किसी और स्टडी की प्रैक्टिस ना कर रहे हो, जैसे कि यूपीएससी की एग्ज़ाम वगैरह दे रहे होते हैं लोग, जुडिशरी का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। लेडीज़ के लिए इतनी दिक्कत नहीं हो सकती है, लेकिन जेंट्स के लिए ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि आपने 20 और नॉट 28 जो भी है 30 प्लस अगर क्रॉस कर लिया है तो आपको पैसे कमाने ही कमाने हैं, है ना। तो ये सारी दिक्कतें होती है। तो सेल्फ स्टडी में लिमिटेशन ये एक होता है कि आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है और इस प्रेशर के चक्कर में आप ज़्यादा समय नहीं दे सकते उस सेल्फ स्टडी में। इसी वजह से जो भी हमने यहाँ पे चीज़ें देखने की कोशिश की, जैसे कि हाउ टू स्टार्ट योर कोर्ट प्रैक्टिस में, सीनियर को ज्वाइन कर लो, लॉ फर्म को ज्वाइन कर लो, सेल्फ स्टडी कर लो, इसमें काफ़ी सारे दिक्कतें आपको फेस आनी है। इनके एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि सीनियर के साथ आप ज्वाइन करोगे तो अच्छे सीनियर मिल जाए तो आपको सीखना अच्छा हो सकता है ना।
लेकिन बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि आप हर टाइम हर सवाल नहीं पूछ सकते हो। जैसे कि आपने पहले दिन पूछ लिया कि सर केस कैसे फाइल होती है, सेकेंड डे पे पूछ लिया किस तरीके से कितना टाइम लग सकता है, ड्राफ्टिंग कैसे होती है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, समन कैसे भेजा जाता है ना। काफ़ी सारे सवाल आपने पूछ लिए। कुछ दिन बाद आपको लगता है कि जो चार्मिंग फेस होता है वो आपका गायब होते जाता है। हर दिन के साथ आप अलग अलग सवाल नहीं पूछ सकते। बाज़ दफ़ा आप ही हेजिटेट हो जाओगे कि भाई मैंने इतना तो पढ़ लिया है, मुझे क्यों नहीं आ रहा है इतना सारा। क्योंकि मेरे ऑफिस में जो क्लर्क काम कर रहा है, जिसके पास लॉ की डिग्री भी नहीं है, लेकिन उससे तो ज़्यादा पता है मुझसे, तो ये एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो एक फोबिया सा हो जाता है और कुछ दिनों बाद हम सवाल पूछना बंद कर देते हैं। ये हर किसी के साथ दिक्कत होती है। अगर आपका शाई नेचर है तो आप ज़्यादा दिन सवाल नहीं पूछ सकते हो, तो वहाँ से फिर आप थोड़ा सा सवाल कम कम करना स्टार्ट करोगे और जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देते हो। फिर उसी सीनियर के साथ 2 साल गवा दिए, 3 साल गवा दिए, उनके पीछे भागते भागते। बाज़ दफ़ा सीनियर का काम भी ये होता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने टीम में रखो, ताकि वो कोर्ट में जाए तो उनकी एंट्री अच्छी लगे, किसी हीरो की तरह कि भाई एक जज, एक एडवोकेट आए हैं बड़े से, और उनके बड़े से 10-12 जूनियर्स की फ़ौज है। एक ने ये बैग उठाया, उसने दूसरा बैग उठाया, किसी ने किताबें उठा के रखी है, इस तरीके की एक सिचुएशन होती है। इसीलिए ज़्यादातर सीनियर जूनियर को हायर किया जाता है, लिमिटेड जो भी स्टाइपेंड है उसके बेस पे। उसके बाद में लॉ फर्म का हम देख चुके हैं लिमिटेशन। लॉ फर्म में एक होता है कि भाई अच्छी सैलरी मिलती है, लेकिन स्कोप थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है। जैसे कि आप कितने भी साल वहाँ पे काम करो, आपका लिमिटेड स्कोप उस लिहाज से हो सकता है कि आपको उतनी ही चीज़ें सीखने को मिल सकती है। आप ड्राफ्टिंग सीखोगे तो आप ड्राफ्टिंग ही सीखते रहोगे, आप सिविल केसेस हैंडल करोगे तो सिविल ही करोगे, क्रिमिनल करोगे तो क्रिमिनल ही करोगे। और जैसे कि हमने रिसेंटली देखा है सेल्फ स्टडी वाला मामला, तो उसमें वो दिक्कत है ही है। तो इन सारी चीज़ों के साथ और एक दिक्कत हमें पेश आ सकती है। वो पेश आती है कि भाई साहब, बाज़ दफ़ा क्या होता है, हमने अगर 3 इयर्स की डिग्री कंप्लीट की है, 4 इयर्स की कंप्लीट की है, नॉट 4 इयर्स, 5 इयर्स की जो भी कंप्लीट की है, उसके बाद समझो आपके किसी रिलेटिव्स को, रिश्तेदारों को पता लगा है कि भाई आपकी लॉ डिग्री वगैरह कंप्लीट हो गई है। तो पहले तो दोस्त आते हैं या फिर रिलेटिव्स आते हैं, क्योंकि उनको उतना पैसा पे नहीं करना होता है किसी को, या फिर 5 दफ़ा कोई बस इस वजह से आते हैं कि भाई आपसे फ्री में काम निकलवाया जाए, या फिर बस ये देखा जाए कि आपको कितनी नॉलेज है उस केस के बारे में, ताकि हम 10 लोगों को जाके बता पाए कि भाई आपके शर्मा जी के लड़के का जो भी इंजीनियरिंग की तरह लॉ डिग्री कंप्लीट हुई, एडवोकेट बन गए, लेकिन उन्हें तो कुछ आता ही नहीं है। तो इस वजह से भी नॉलेज टेस्ट करने के लिए आ जाते हैं। तो इन सारे सिनेरियो में दिक्कत होना स्टार्ट इस वजह से होती है। इफ़ यू आर नॉट ज्वाइन एनी सीनियर इन योर लॉ डिग्री वाला पीरियड में, अगर आपने इंटर्नशिप नहीं की होगी, किसी सीनियर को ज्वाइन नहीं किया होगा, सेल्फ स्टडी उतनी अच्छी नहीं होगी, आपके उतना अच्छा स्कोर नहीं रहा होगा, इतने अच्छे से आपने कॉलेज अटेंड नहीं की है, या फिर बहुत सारे सवाल। इन सवालों में फर्स्ट दिक्कत ये होती है कि बाज़ दफ़ा हम एज अ मेल के बारे में ये दिक्कत होती है, लेडीज़ का उतनी दिक्कत नहीं हो सकती है। मेल के बारे में ये होता है कि भाई आप पर्टिकुलरली जॉब कर रहे हो, जॉब के साथ आपने लॉ प्रैक्टिस करने के लिए लॉ में एडमिशन ले लिया था, इस वजह से आपको इंटर्नशिप करने का टाइम नहीं मिला होगा, या फिर पर्टिकुलर एज के बाद आप लॉ प्रैक्टिस में आए हो, इसलिए आपने डायरेक्टली इंटर्नशिप स्टार्ट नहीं की होगी, आपको एज सर नो सर करते हुए सीनियर के पीछे घूमना अच्छा नहीं लगता होगा। तो समझो अचानक से किसी बंदे को पता लगता है, किसी पर्सन को पता लगता है, किसी क्लाइंट को पता लगता है कि आपने लॉ डिग्री कंप्लीट की है, वो आपके सामने आ रहा है एक केस लेकर कि हमें ये पर्टिकुलर दिक्कत है, ये केस है, ये एफआईआर है, ये सिविल सूट है, ये फैमिली मैटर है, इसमें आपकी हमें हेल्प लगेगी। तो आप प्लीज़ ये डॉक्यूमेंट चेक कीजिएगा, ये स्टोरी चेक कीजिएगा हमें, और हमें सलाह देने की कोशिश कीजिएगा, कंसल्ट करने की कोशिश कीजिएगा कि हमने क्या करना चाहिए आगे इस केस में। तो यहाँ से मामला थोड़ा सा स्टार्ट होता है, इस वजह से कि अगर आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं हुई होगी, आपको इतना थोड़ा सा एक्सपीरियंस नहीं रहा होगा, तो फिर आप उस क्लाइंट के सामने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में आ जाते हो, फोबिया जैसा हो सकता है, डर जैसा लग सकता है कि आपको कितनी चीज़ें आती है उस केस के बारे में, आप उन्हें किस तरीके से जवाब दे पाओगे कि भाई इस केस में क्या क्या हो चुका है, आगे चलकर क्या क्या हो सकता है, इस केस को कौन से कोर्ट में लेकर जाना है, किस तरीके से लेकर जाना है, कौन से सॉल्यूशन है इस केस में,
है ना, ये सारी दिक्कतें हो सकती है। कौन से पार्टीज को हमने ऐड करना चाहिए, कितना क्लेम हम कर सकते हैं, कोर्ट फीस कितनी हो सकती है इस केस में, मेनी मोस्ट थिंग्स आर देयर। तो ये जो शुरुआत के सवाल होते हैं, ये हर फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट के सामने होते ही होते हैं। और अगर हमने इन सारे सवालों को सॉल्व करने की कोशिश अच्छे तरीके से नहीं की होगी, जैसे कि इनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा काम नहीं आया होगा अच्छे से, जैसे कि हमें अच्छे सीनियर नहीं मिले होंगे जो लाखों में एक दो लोगों को मिल जाते हैं, खुशनसीब लोगों को, या फिर हमें एक अच्छा लॉ फर्म नहीं मिला होगा जहाँ पे हमने अच्छे से स्टडी नहीं की होगी, ऑफिस वाला पॉलिटिक्स छोड़ के, या फिर हमें सेल्फ स्टडी के हिसाब से इतनी अच्छी स्टडी नहीं की होगी बुक पढ़ के या फिर इंटरनेट से चीज़ों को खंगाल के, तो फिर इन सारी चीज़ों की वजह से ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है कि एक स्टडी वगैरह हुई थी, इट वाज द इंटरनेशनल स्टडी, और उस स्टडी का नाम है कि भाई साहब ये जो भी स्टडी है इंटरनेशनल बार एसोसिएशन रिपोर्ट, ठीक है, 2022 की रिपोर्ट है। लिंक नीचे दी गई हुई है, अगर आप देख पाओगे लिंक को तो ठीक है, ये सारी लिंक है वहाँ पे, उस लिंक को अगर आप विजिट करोगे तो यू कैन रीड ऑल दिस रिपोर्ट इन डिटेल मैनर। तो इन सारे रिपोर्ट का कहना ये है कि भाई साहब ये जो ऊपर के जो भी चीज़ें हमने देखी है, जूनियर का ना मिलना, अच्छे लॉ फर्म को ज्वाइन न करना, सेल्फ स्टडी में थोड़ी सी दिक्कत आना, है ना, इन सारी चीज़ों की वजह से 2027 तक काफ़ी सारे जूनियर एडवोकेट लॉ फील्ड को छोड़ने वाले हैं, बिकॉज इन द अर्ली स्टेज ऑफ लॉ प्रैक्टिस एज अ फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हम एक अच्छी अमाउंट ऑफ मनी कमा नहीं सकते हैं, अर्निंग नहीं कर सकते हैं। इस वजह से एक पर्टिकुलर एज भी आपके बढ़ते जा रही है, शादी की उम्र निकलती जा रही है, घर वालों से दिक्कत हो रही है, प्रैक्टिस में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो बार रूम का माहौल तो ऐसे ही होता है, बाज़ दफ़ा एडवोकेट लोग पान खाकर वहीं पे बैठे हुए होते हैं, कोई गाली गलौज कर रहा है, कोई मिसबिहेव कर रहा है, किसी की लैंग्वेज एब्यूसिव है। जो हम पढ़कर आए थे, सपने सजा कर आए थे, वो तो लैंग्वेज हमें दिख नहीं रही है। किसी एडवोकेट की मूवी देखकर आए थे, वैसा भी कोई माहौल हमें दिख नहीं रहा है। तो इन सारी दिक्कतों की वजह से काफ़ी सारे, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड की ये रिपोर्ट है, तो इनका कहना है कि भाई काफ़ी सारे लोग जो है लॉ प्रैक्टिस को छोड़कर जा सकते हैं। ये कोरोना से पहले भी सेम प्रेडिक्शन था, 2022 का भी सेम ही प्रेडिक्शन है। ये प्रेडिक्शन क्यों ऐसे आ रहा है? क्योंकि जैसे जैसे सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंशियल बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे स्टडी का जो मामला है, स्टडी में कम फोकस होते जा रहा है। और जैसे जैसे लॉकडाउन के बैचेस आगे बढ़ी है, उन लॉकडाउन के बैचेस का दिक्कत ये है कि वो कम स्टडी में क्लियर वगैरह हो गए थे एग्ज़ाम, सीईटी वगैरह क्लियर हो गए थे, लॉ में उन्होंने एडमिशन ले लिया था, लॉ भी क्लियर हो गया था ऐसे वैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम करके। अभी तो चैट जीपीटी आ गया है, चैट जीपीटी करके। तो एक्चुअल प्रैक्टिस में जब आ रहे हैं तो काफ़ी सारे जूनियर एडवोकेट के साथ स्टडी का एक इशू आ रहा है। स्टडी का इशू मतलब उन्हें पढ़ने के बाद भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई साहब हमें किस तरीके से प्रैक्टिस में जाना चाहिए आगे, क्योंकि देयर इज़ नो एनी सच अ बुक अवेलेबल इन द मार्केट जो आपको एक आउटलाइन की तरह सारे स्टडी को बता पाए कि भाई कौन से स्टेज पर क्या क्या हो सकता है। जैसे कि हम अगर देखने की कोशिश करें बाज़ दफ़ा, तो हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं कि जैसे कि सिविल केस के बारे में हम समझने की कोशिश करें कि अगर मुझे किसी सिविल केस के बारे में पता करना ही करना है तो कुछ चीज़ें मेरे सामने आनी चाहिए। जैसे कि उस केस को हम किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, जैसे कि प्री लिटिगेशन स्टेज वगैरह हम कह सकते हैं, या फिर बिफोर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के स्टेजेस कह सकते हैं। तो ये एक सारा मामला आ सकता है। इसके अलावा और भी स्टेजेस हो सकते हैं, जैसे कि आ जाएगा आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट क्या क्या हो सकता है, या फिर जो केस है उसके बाद क्या क्या हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो इन सारी चीज़ों में भी काफ़ी सारे मामलात में हमें कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती है। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा, लेट मी फाइंड इट आउट दी सिचुएशन फॉर यू। ठीक है, एक मिनट में आपको फाइल शेयर करता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए हमें, है ना। एक मिनट दीजिएगा। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? स्क्रीन विजिबल है? आप बताओगे तो बेहतर रहेगा, या फिर कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। ओके,
आई एम जस्ट शेयरिंग विद द चार्ट, तो उस चार्ट के हिसाब से हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो लेट मी लॉग इन फर्स्ट। अकाउंट लॉग आउट हो चुका है तो इस वजह से लेट मी लॉग इन इट आउट, सो इट वुड बी बेटर। तो बेसिकली आइडिया क्या है, मैं आपको आइडिया क्या देना चाहता हूँ, लोड होती है फाइल तब तक कि इन जनरल सिविल केस हो या फिर क्रिमिनल केस हो, इन सारी चीज़ों में एक आउटलाइन का पता होना किसी भी एडवोकेट के लिए एक अच्छी बात होती है, मुबारक बात होती है, ताकि वो उन सारे केसेस के बारे में भी पता कर पाए जिन केसेस में उसे ये पता होता है कि भाई कौन से स्टेज पर क्या क्या हो सकता है, आगे चलकर क्या हो सकता है, या फिर उस केस में पीछे क्या हो चुका है। जैसे कि कोई पर्सन आपके पास इन मिडल ऑफ केस अगर आ रहा है केस लेके, जैसे कि कोई पर्सन आ रहा है केस लेकर चार्जशीट के लेवल के बाद कि भाई चार्जशीट फाइल हो चुकी है, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस फाइनलाइज हो चुका है, या फिर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बाद जिसे हम फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ वगैरह होते हैं वो ड्राफ्ट हो चुके हैं कोर्ट के हिसाब से, वो फाइनल भी हो चुके हैं, उसके ऑर्डर भी हो चुका है, उस टाइम पर कोई पर्सन आपके सामने केस लेकर आ रहा है। तो व्हाट आर द डिफरेंट सिनेरियो इन फ्रंट ऑफ मी एज अ जूनियर एडवोकेट कि भाई इस केस में आगे क्या क्या हो सकता है, कौन से बेस पर ये केस किस हिसाब से आगे बढ़ेगी, या फिर किस हिसाब से इस केस को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, या फिर कोई पर्सन आ रहा है तो मुझे ये इमेजिन होना चाहिए कि भाई इस केस में पीछे क्या क्या हो चुका है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट हुआ होगा, केस फाइल हुई होगी जिसमें रिप्लाई आ सकता है ना, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल हो सकता है, जॉइंडर फाइल हो सकता है, और अलग तरीके के एप्लीकेशन फाइल्स हो सकते हैं, उस पर ऑर्डर्स आ सकती है, इंजंक्शन एप्लीकेशन फाइल हो सकता है, मेनी मोर थिंग्स आर देयर। इसके अलावा फिर काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है केस में, इसके आगे वाले स्टेज में भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है कि भाई इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बाद डिस्पोज ऑफ की तरफ जा सकता है केस, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के बाद, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ के बाद आगे जा सकती है केस, तो ये भी एक सारा पार्ट निकल कर आता है। तो मेनी मोर थिंग्स आर देयर। लेट मी शेयर यू द स्क्रीन नाउ, एक मिनट दीजिएगा, नेक्स्ट स्क्रीन में लॉन्च, लोडिंग इट अगेन। हाँ भाई हो जाओ अभी। चार्ट वगैरह दिख रहे हैं आपको? एक आउटलाइन का चार्ट विजिबल है आपको? अच्छा एक मिनट, लोड होने में टाइम हो रहा है शायद से, आई एम जस्ट शेयरिंग इट अगेन। हो जाओ भाई साहब, क्यों दिक्कत हो रही है आपको? हो जाओ, स्टूडेंट वेट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, जब तक लोड होता है व्हाट आई हैव टू एक्सप्लेन यू कि जो भी सिविल केस हैं उसके मामलात को अगर हम देखने की कोशिश करें तो बिफोर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट जैसे कि हम देख सकते हैं क्लाइंट हैंडलिंग हो सकता है, नोटिस हो सकता है, रिप्लाई टू द लीगल नोटिस है ना, एमिकेबल सेटलमेंट की तरफ केस जा सकती है, फ्रेमिंग ऑफ सूट हो सकता है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की तरफ केस जा सकते हैं, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, यूरिस्डिक्शन को फाइंड आउट करना, पार्टीज़ को फाइंड आउट करना, एडवोकेट को फाइंड आउट करना, ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसमें मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं केस के हिसाब से। इसके अलावा फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ अगर हम आगे बढ़े जिसे हम कहते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बाद की स्टेजेस, ड्यूरिंग द सूट या फिर आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, उस सिनेरियो में फिर कंटिन्यूएशन ऑफ केस जिसमें समन है, विड्रॉवल ऑफ केस है, टाइम वगैरह लेना, वकालतनामा वगैरह, या फिर समन के बाद की केसेस जिसमें रिप्लाई टू दी समन हो जाएगा, रिटर्न स्टेटमेंट हो जाएगा, काउंटर क्लेम हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा, विड्रॉवल ऑफ सूट हो जाएगा, डेथ ऑफ पार्टीज है, मैरिजेस है, इंसॉल्वेंसी है, अमेंडमेंट्स है, डॉक्यूमेंटेशन है, विटनेसेस है, एमिकेबल सेटलमेंट है, स्टे एप्लीकेशन है, पेमेंट इनटू कोर्ट है, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है। आई थिंक देर इज़ सम इंटरनेट इशू फ्रॉम माई एंड, या फिर उस फाइल में कोई इश्यूज हो सकते हैं इसलिए लोड होने में टाइम ले रहा है। ठीक है, वंस इट विल बी लोड आई विल शो इट टू यू, वी जस्ट हैव टू कंटिन्यू
टू द फर्दर पार्ट। तो ये सारी चीज़ों के बाद हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ अगर आगे बढ़े तो एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज का भी एक पार्ट निकल कर आता है, जिसमें हम देखने की कोशिश करते हैं कि भाई एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट अंडर ऑर्डर नंबर 10, तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है। उसमें अमिकेबल सेटलमेंट भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन कोर्ट को क्या लगता है उस पर्टिकुलर केस में। सेटलमेंट ऑफ इशू की स्टेजेस, डॉक्यूमेंटेशन की केसेस, इसके अलावा फिर डिस्पोजल ऑफ सूट का पार्ट आ सकता है, समन टू द विटनेस आ सकता है, आर्ग्यूमेंट है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस आ सकता है, जजमेंट है, डिक्री है, रेफरेंस है, ऑर्डर्स है, फिर आफ्टर जजमेंट वाली स्टेजेस आ सकती है जिसमें एग्जीक्यूशन है, अपील है ना। तो ये सारा पार्ट सिविल के मामले में ठीक है। क्रिमिनल के मामले में भी अलग अलग चीज़ें सेम ही हिसाब से हो सकती है, उसमें भी हम देखने की अगर कोशिश करें मोटा मोटी तो यही एक मामला हो सकता है कि भाई बिफोर द फाइलिंग ऑफ क्रिमिनल केस या फिर आफ्टर द फाइलिंग ऑफ क्रिमिनल केस, या फिर अगले वाले पार्ट में हम देखने की कोशिश करते हैं आफ्टर द ट्रायल या फिर पोस्ट जजमेंट वाला पार्ट। तो इन सारी चीज़ों में अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करें तो काफ़ी सारी चीज़ों को हमें फेस करना हो सकता है एज अ फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट। चलो भाई शुक्रिया आपका फाइल वालों बंदो, ठीक है, कि आपने फाइल को ओपन करने में हमारी हेल्प की है, उसके लिए आपका काफ़ी शुक्रिया। ओके, तो आई एम जस्ट शेयरिंग विद द चार्ट नाउ। ये इस चार्ट के बारे में बात कर रहा था, ये सारी दिक्कतें हमारे सामने एज अ एडवोकेट आ सकती है, नॉट ओनली फॉर द फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट, आप सेकेंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, कितने भी जनरेशन के एडवोकेट हो, कोई भी चांदी का चम्मच लेके माँ के पेट से सिक्के पैदा नहीं होता है। तो वही दिक्कतें उन्हें भी फेस करनी है, आपको भी फेस करनी है। बस ये है कि उनको कोई दिक्कत हो जाए वो पापा को कॉल करके पूछ सकते हैं, अपने दोस्तों को, या फिर उसी की फैमिली में किचन में जाकर मम्मी से पूछ लेंगे, है ना, चाचा से पूछ लेंगे अगर उनके सेकेंड जनरेशन है तो। लेकिन फर्स्ट जनरेशन के साथ तो वो दिक्कत आनी आनी है। क्या आनी है दिक्कत? कि उनको एक आउटलाइन ऑफ केस सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है इन द अर्ली स्टेज। इस अर्ली स्टेज में हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस लिहाज से उस केस को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि जीरो स्टेज से अगर हम केस को आगे बढ़ाने के लिए लेकर जाए केस को, तो 1 बाय 1 स्टेजेस हमें देखने को मिल सकती है इन द सिविल प्रैक्टिस वाला ग्राउंड पर। तो इस सारे ग्राउंड में अगर हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें उस केस को, तो लास्ट के स्टेज तक हम आ सकते हैं जजमेंट और डिक्री और एग्जीक्यूशन वाला पार्ट में। तो ये जो आउटलाइन आपके सामने जो भी इस चार्ट में मैं शो ऑफ कर रहा हूँ, इन सारी बातों को हम एक्चुअल कोर्ट प्रैक्टिस के कोर्स में नॉट ओनली फॉर द सिविल बट ऑल्सो फॉर द क्रिमिनल वाला पार्ट में सीखने की कोशिश करते हैं। और बस यही दिक्कत एडवोकेट के साथ नहीं होती है। जैसे कि यहाँ से मामला स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, रजिस्टर ऑफिस में आपने केस स्क्रूटिनाइज के लिए भेजी है, केस आपकी फाइनल हुई है, समन वगैरह भेजा गया है सामने वाली पार्टी को, वो आकर अपने केस में रिटर्न स्टेटमेंट वगैरह फाइल करते हैं। यहाँ तक का मामला ठीक है। इस तरीके से अच्छे एक तरीके वाइज केस आगे बढ़ेगी। लेकिन मामला और दिक्कत कहाँ पर आ जाती है? मामला और दिक्कत यहाँ पर आ जाता है कि भाई किसी भी केस में कभी भी कुछ भी हो सकता है। दैट इज़ द क्वेश्चन। तो किसी भी केस में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब ये होता है कि केस फाइल की होगी, अचानक से सामने वाली पार्टी बोलती है कि भाई मैं तो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हूँ, आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ इन दिस पर्टिकुलर केस। तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आगे बढ़ सकते हो। मतलब ये जो आउटलाइन, ये जो सर्कल कंप्लीट होना चाहिए तो वो सर्कल कंप्लीट नहीं हो रहा है। केस फाइल होने के बाद जजमेंट वाला पार्ट ऐसे एक लाइन में नहीं आ रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। रिटर्न स्टेटमेंट फाइल की होगी केस में, प्लेंटिव कह रहा है यहाँ पे, जिसने केस रजिस्टर्ड की होगी उसका कहना है कि भाई मुझे तो केस अभी विड्रॉ करना है। केस खत्म हो सकता है वहीं पे। कोई और पर्सन आकर कह सकते हैं भाई मुझे भी इस केस में एज अ पार्टी आप ले लो, इंटरवेंशन करेगा उस केस में। कोई पर्सन कह रहा है कि भाई मुझे तो इस केस में ज़बरदस्ती ऐड किया गया हुआ है, मैं तो पार्टी ही नहीं हूँ इस केस में। कोई पर्सन आकर कहेगा कि भाई इस कोर्ट को तो अधिकार ही नहीं है, जुरिस्डिक्शन ही नहीं है इस केस को सुनवाई करने का, हैंडल करने का।
कोई कहेगा किसी और स्टेज पे कि भाई मुझे तो अभी के अभी स्टे एप्लीकेशन देना है, इंजंक्शन एप्लीकेशन देना है, इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन देना है। कोई कहेगा किसी और स्टेज पे कि भाई मुझे कोर्ट रिसीवर चुनना है, इस केस में मेरे केस को ट्रांसफ़र कर दो किसी और कोर्ट में क्योंकि मुझे दिक्कत आ रही है ट्रैवलिंग का। कोई कहेगा कि भाई मेरे केस में एडवोकेट चेंज कर दो। कोई कहेगा मुझे इसी टाइम अभी स्क्रूटिनाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट करना है। कोई कहेगा किसी भी स्टेज पे आके कि भाई मुझे एमिकेबल सेटलमेंट करना है, कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ केस को लेके जाना है, मीडिएशन करना है, कंसिलिएशन करना है, लोक अदालत करनी है। कोई कहेगा कि भाई जो केस फाइल हुआ था उस टाइम पे कोर्ट कोर्ट फीस जो भी है वो कैलकुलेट ही नहीं की गई थी अच्छी तरीके से, इसलिए इस केस को अभी के अभी डिसमिस कर दो। कोई कहेगा कि भाई इस केस में तो पार्टी डेथ हो चुकी है, इस केस को अभी डिसमिस कर दो। कोई कहेगा कि भाई इस केस में पार्टी की डेथ हो चुकी है, भाई इसके लीगल ईयर को लेकर आओ। तो मेनी मोर थिंग्स आर देयर, नॉट ओनली फॉर द सिविल, क्रिमिनल में भी सेम ही पंगे होते हैं। तो दिक्कत ये होती है कि वॉट एवर इज सर्कल कंप्लीट जो होना चाहिए फर्स्ट स्टेज से लेके, मतलब जीरो स्टेज जो भी है वहाँ से लेके जजमेंट वाले पार्ट तक, यहाँ पर कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। किसी एक केस में फिक्स हो सकता है तो दूसरे केस में वो फिक्स नहीं है। तो ये जो फिक्स वाला स्टेजेस जो भी नहीं है इस केस में, इस आउटलाइन में, वही दिक्कत होती है जूनियर एडवोकेट को, खास करके फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट को उन केसेस को समझने में कि भाई मैंने एक ऑफिस को ज्वाइन किया था, उसमें तो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल होने के बाद सामने वाले जो भी प्लेंटिफ था उसने रिप्लाई फाइल किया था उस रिटर्न स्टेटमेंट को। लेकिन वर्मा वाली जो केस है, उस वर्मा वाले केस में तो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल होने के बाद इसमें तो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए एप्लीकेशन दे दिया गया है। किसी और केस में रिटर्न स्टेटमेंट के अलावा काउंटर क्लेम फाइल किया गया था, पार्टी जो भी सूट है उसमें रिटर्न स्टेटमेंट की बजाय। किसी और केस में काउंटर क्लेम की जगह पे सेट ऑफ फाइल किया गया था। किसी और केस में समन ना मिलने के बाद तो और समन के लिए टाइम दिया गया था, सेकंड समन निकाला गया था। लेकिन किसी और केस में तो बस एक ही दफ़ा समन निकाला गया था। किसी केस में तो एक समन के बाद एक्स पार्टी ऑर्डर के लिए केस गई थी। किसी और केस में तो 3 बार समन निकल चुका है, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। सो मेन दिक्कत यही होती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है किसी भी केस में। तो एज अ फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट ये जो सारी चीज़ें होती है, जो कभी भी कुछ भी हो सकता है, इन दिस पर्टिकुलर आउटलाइन courtpractice.com is here to teach you all this outline in simple story manner, जिसमें हम एक स्टोरी से स्टार्ट करेंगे, पार्टीज को समझने के साथ साथ उस केस को समझते हुए इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से लेकर जजमेंट, डिक्री, एग्जीक्यूशन, अपील तक के पार्ट को, नॉट ओनली फॉर द सिविल बट ऑल्सो फॉर द क्रिमिनल, ड्यूरिंग दिस 20 सेशंस ऑफ कोर्ट प्रैक्टिस हम सीखने की कोशिश करेंगे इन द स्टोरी मैनर, जिसमें ना आपको ज़्यादा सेक्शन को रिवाइज करने की ज़रूरत है, ना कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत है, ना कुछ चीज़ें याद रखने की ज़रूरत हो सकती है। क्यों ऐसा है? इन लास्ट 5 years ऑफ आवर कोर्सेज वी रियलाइज कि जब भी कोई नंबर दिमाग में आता है तो वहाँ पर चीज़ें स्टक होना स्टार्ट होती है। अगर हमारे नंबर इतने ही अच्छे होते तो हम इंजीनियरिंग के लाइन में जा चुके होते हैं, फिज़िक्स के लाइन में आगे बढ़ चुके होते हैं, है ना। उस लाइन में हम नहीं है, मतलब हमारा मैथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक रहा होगा, गणित समझने में हमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, इसीलिए हम किसी और फील्ड में आए हैं। तो ये दिक्कत जो है उसे रियलाइज़ करने के बाद ये पता लगा है कि जब भी हम सेक्शन को बम्बार्ड करेंगे तब बाज़ दफ़ा क्या होता है, हमारा माइंड उन सेक्शन के पीछे भागने लगता है। जैसे कि क्या होता है, अगर मैं आपको इन स्टेजेस के बारे में बताऊँ आपको कि भाई जो 14 नंबर की स्टेज है वो जजमेंट और डिक्री होती है, उसके बाद में 15 नंबर की स्टेज हो सकती है, वो अपील की हो सकती है, उसके बाद में 16 नंबर की स्टेज है जो एग्जीक्यूशन की हो सकती है, बाद में 13 नंबर की आर्ग्यूमेंट की है, फिर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस है 12 नंबर पे, 11 नंबर पे सेटलमेंट ऑफ इशू है। तो इसमें से कोई एक नंबर भी मिसमैच हो जाए आपके दिमाग में तो सारी लाइन जो है वो इधर का उधर हो सकती है।
तो ये दिक्कत बाज़ दफ़ा होती है। दैट इज़ वाई व्हाट वी आर डूइंग, जैसे कि हमें कछुए की और खरगोश की स्टोरी अभी तक याद है क्योंकि वी लर्न इट इन स्टोरी मैनर कि भाई ये कछुआ होता है, एक खरगोश होता है, उनकी रेस वगैरह लगती है। उस रेस में वो काफ़ी सारे दौड़ते हैं और दौड़ते दौड़ते जो भी खरगोश है वो सो जाता है, उसे लगता है कि भाई वो जीत ही जाएगा। फिर जो भी कछुआ होता है पीछे से चल के उस रेस को जीत जाता है। ये स्टोरी अभी तक क्यों याद है? बिकॉज इट वॉज द स्टोरी। सो एक्चुअल सेम सिचुएशन में what we are going to do here, we are going to learn all this procedure not only for the civil but also for the criminal in the story manner, जिसमें हम parties to the suit से लेकर मतलब जीरो स्टेज से लेके लास्ट के स्टेज तक, जिसे हम एग्जीक्यूशन कह रहे हैं, अपील की स्टेज कह रहे हैं, वहाँ तक हम सारी चीज़ें इन द स्टोरी मैनर सीखने की कोशिश कर सकते हैं। स्टोरी मैनर का मतलब अगर एक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो स्टोरी मैनर का मतलब ये होता है कि समझो मैं किसी केस को स्टार्ट करूँ सीखने के लिए, तो समझो मैं पार्टी स्टूडियो सूट सीखने की कोशिश कर सकता हूँ। तो पार्टी स्टूडियो सूट में क्या हो जाएगा कि भाई पार्टी स्टूडियो सूट में अगर मैं सीखने की कोशिश करूँ, ये तो सिंपल सी बात है कि भाई एक प्लेंटिफ होना चाहिए, एक डिफेंडेंट होना चाहिए। फिर मैं क्या करूँगा एज अ कॉन्वेंशनल मेथड लीगल एजुकेशन का, मैं क्या करूँगा कि भाई पर्टिकुलर अब कोई सेक्शन है सीपीसी का, उसमें प्लेंटिफ की डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 के सब सेक्शन इसमें दी गई हुई है। डिफेंडेंट की डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 के सब सेक्शन कुछ में दी गई होगी। ये करने की दिक्कत नहीं हमारे सामने। एज अ फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट जो भी हम फर्स्ट मंथ गुजारेंगे, बाकी की चीज़ें जाने दो, छोड़ दो, व्हाट वी हैव टू डू, बस हमें एक आउटलाइन सीखनी है कि हाँ भाई प्लेंटिफ कौन हो सकता है, डिफेंडेंट कौन हो सकता है, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है ना, कि भाई प्लेंटिफ है, एप्लीकेंट है, डिफेंडेंट है, रिस्पोंडेंट है, पेटिशनर आ जाएगा, रिस्पोंडेंट आ जाएगा, अपोनेंट पार्टी आ जाएगा, सामने वाला आ जाएगा, वादी आ जाएगा, मिस जॉइंडर आ जाएगा, नॉन जॉइंडर आ जाएगा, जॉइंडर आ जाएगा, कोई नेक्स्ट फ्रेंड हो सकता है, कोई गार्डियन हो सकता है, पावर ऑफ एटॉर्नी का कोई पर्सन हो सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, तो मेनी मोर थिंग्स आर देयर। कोई इंटरवेनर हो सकता है पार्टीज टू द सूट में। तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है, आपको एक रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस चीज़ों को समझो कि भाई कौन कौन कोई पर्सन कब कब आ सकता है। जैसे कि नेक्स्ट स्टेज में अगर हम जाएंगे, फर्स्ट स्टेज के बाद या फिर जीरो स्टेज में भी हम समझने की कोशिश करें, जैसे कि जीरो स्टेज में यहाँ पे अगर लिखा गया है कि भाई डिस्प्यूट या फिर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट, ये होती है जीरो स्टेजेस। मतलब कि भाई एक बेस क्या हो सकता है सिविल केस का, या तो उस केस में कोई डिस्प्यूट होना चाहिए, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट होना चाहिए, वो भी लीगल होना चाहिए, तभी हम उस केस को आगे बढ़ाकर लेकर जा सकते हैं। लेकिन फिर ट्रिकी सिचुएशन भी यहाँ पर आ सकती है, जैसे कि किसी भी केस में एक वाद का होना, डिस्प्यूट का होना, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट का होना जो लीगल हो, ये बेसिक्स पार्ट है। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि भाई वो केस रजिस्टर्ड नहीं हो सकती है। ठीक है, किसी भी केस में डिस्प्यूट नहीं है, लीगल इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट नहीं है, तो केस रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। ऐसे देखा है आपने कभी? निकुंज जी, राज जी, अच्छा दो राज है, राज पांडे जी, राज नागर जी। व्हाट इज़ द आंसर फॉर द सेम, कि भाई किसी केस में डिस्प्यूट ही नहीं है फिर भी केस रजिस्टर्ड हुई होगी, ऐसा हो सकता है? इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट ही नहीं है, किसी का राइट का हनन नहीं हुआ है वहाँ पे, तो केस रजिस्टर्ड हुई होगी, ऐसा हो सकता है? जी कमेंट कीजिएगा, चाहिए तो माइक का किसी को दिक्कत होगी तो कमेंट कर दीजिएगा। एस नो में सवाल है, एस या फिर नो, या फिर थंब का साइन होगा आपके सामने, है ना, हो सकती है। अच्छा नो, नो, अच्छा नो, एक राज नागर जी का कहना है कि नो। ठीक है, कितने लोग नो वाले हैं? नो वाले कितने लोग हैं? इस वाले कितने लोग हैं? अच्छा ये इस वाले हैं, है ना, ठीक है। अच्छा नो वाले राज जी, राज पांडे जी नो वाले हैं, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। राज जी मामला क्या होता है पता है क्या? आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि भाई झूठे केसेस भी फाइल की जाती है कोर्ट में,
झूठी एफआईआर फाइल हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि भाई डिस्प्यूट तो नहीं था उस टाइम पे, कोई भी डिस्प्यूट नहीं था ना, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट हुआ था किसी का। बस क्या है, झूठे सबूतों को इकट्ठा करके अब कोर्ट में केस लेकर जा रहे हो। इसका मतलब यही हो जाता है कि भाई हम जीरो से अगर स्टार्ट भी करें कि भाई डिस्प्यूट होना चाहिए, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट होना चाहिए, तभी हम केस को लेकर जाएंगे आगे चल के फोर्थ स्टेज तक। तो ट्रिकी सिचुएशन यही है कि भाई साहब ये बातें छोड़ दो कि भाई इसी वे में आओगे तभी आपकी केस रजिस्टर्ड होगी, नहीं, किसी भी वे में आओगे तब भी आपकी केस रजिस्टर्ड हो जाएगी। बस क्या होगा, इसका इसका बेस कच्चा है। अगर कोर्ट ने सारे सबूतों को, एविडेंसेस को अच्छी तरीके से परखा होगा तो फिर इस केस में आगे कुछ भी नहीं हो सकता है। आपकी केस फाइनल भी हो जाए लेकिन केस आपके खिलाफ ही आएगी। क्यों? क्योंकि आपका जो बेस था वो कच्चा था, है ना। लेकिन इसका मतलब तो यही है कि भाई एक दफ़ा केस रजिस्टर्ड हो जाएगी, अननेसेसरी जो भी है सामने वाली पार्टी है जिसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुआ है उसे तो फेस करना ही करना है। यहाँ तो प्रोसीजर ही पनिशमेंट होती है। फिर जजमेंट के बाद जो जिस पार्टी ने झूठी केस रजिस्टर्ड की होगी उसको जो भी सज़ा मिले वो अलग पार्ट है। लेकिन ये जो सिनेरियो है इसमें प्रोसीजर ही वहाँ पर पनिशमेंट है, उसे तो वेट करना ही करना है, 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल। मतलब ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम एक्चुअल प्रैक्टिस में, जहाँ पे हमने सीनियर को ज्वाइन किया था, बिग लॉ फर्म को ज्वाइन किया था, हमने सेल्फ स्टडी की कोशिश की थी, उसको मिनिमाइज करके codepractice.com इज़ गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी टू लर्न ऑल दिस थिंग विद इन दिस कोर्स इन द स्टोरी मैनर, खास करके जिसमें आपको सारी चीज़ें समझाई जाएगी कि भाई ये चीज़ें हैं, इनको इस तरीके से हैंडल किया जाता है, उस तरीके से हैंडल किया जाता है। एज अ सीनियर हम आपको गाइड नहीं कर पाएंगे, एज अ दोस्त ही हम गाइड कर पाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो, है ना। जैसे कि बाज़ दफ़ा क्या होता है, सीनियर के सामने हम झूठा बोल नहीं सकते हैं, है ना। लेकिन लॉ फील्ड का क्या है, इसमें काफ़ी सारी सिचुएशन हो सकती है। जैसे कि राज जी ने यहाँ पे जवाब दिया था, राज पांडे जी ने, कि भाई नहीं हो सकती है रजिस्टर्ड। हाँ, लीगली तो नहीं हो सकती है, दैट डजेंट मीन कि हो ही नहीं सकती, होते हैं केसेस रजिस्टर्ड। लेकिन क्या है, लीगल वे में नहीं हो सकती केस रजिस्टर्ड, लेकिन होती ही है और बस एंड में जाके हमें रिजल्ट का पता लगता है। बाज़ दफ़ा जजमेंट भी आ जाता है, झूठे पैसे वैसे खिला के, फैब्रिकेटेड एविडेंस से उसको प्लेस करके, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो दिस आर द पर्टिकुलर things that we are going to learn, not only for the criminal वाला part but civil, not civil, criminal वाले part में भी हम ये सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे in this particular course। तो in today's scenario, आज के सेशन में we just have to inform you regarding the कि भाई साहब ये जो कोर्स है, कोर्ट प्रैक्टिस सिविल, जो भी सिविल या फिर क्रिमिनल बैच, इस बैच को हम स्टार्ट कर रहे हैं कल से। If you wanted to join this particular course, the course fees is 1000 rupees। अगर आप ग्रुप में ज्वाइन करते हो तो you will get some discount over there। अगर आपको कोर्स के साथ जो भी नोट्स चाहिए या फिर रिकॉर्डेड सेशन चाहिए तो उसके अलग से चार्जेस होंगे, क्योंकि हमने इस कोर्स में उसे इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि कोर्स की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा थी। हम इकट्ठा ही कर रहे थे पहले, लेकिन अभी बस हमने कोर्स फीस तक ही सिलेबस को उतना ही रखा है ताकि जिनके पास पैसे की कमी हो सकती है वो भी एटलीस्ट कोर्स तो ज्वाइन कर पाए, है ना। तो दिस विल बी द पार्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इन सारे कोर्सेज को हम स्टोरी मैनर में सीखने की कोशिश करेंगे। कोर्स की फ़ीस हो जाएगी फॉर द सिविल क्रिमिनल 1000, ठीक है, 1000 रुपीज़। कोर्स का टाइम होगा 8 से 9, 9 से 10, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ होगा, 20 सेशंस होंगे फॉर ईच सिविल एंड क्रिमिनल। तो इस तरीके से सारा सिनेरियो है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस और यू कैन पेमेंट ऑन ये है पेमेंट के लिए नंबर, यहाँ पर आप गूगल पे या फिर फ़ोन पे कर सकते हो। देखिए, इफ़ योर पेमेंट का नंबर ये रहेगा, ठीक है।
अगर आपको कांटेक्ट करना है कॉल करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, रिकॉर्डेड सेशन चाहिए, आपको लीगल ड्राफ्ट चाहिए, हिंदी वाले खास करके, तो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा 500 रुपीज़ फॉर द सेम, ठीक है। तो इसमें अगर आपके कोई सवाल होते हैं तो यू कैन आस्क मी नाउ। किसी के कोई सवाल है? जी सर, हेलो सर। पूछिएगा। सर मॉर्निंग में 9:30 निकलना पड़ता है ऑफिस के लिए। नहीं, ये तो शाम का टाइम बता रहा हूँ मैं आपको, शाम का टाइम बता रहा हूँ। कोर्सेज आर इन ओके, इवनिंग रात वाला टाइम, जी रात का टाइम है। 8 से 10 रात को। ओके। जी जी, ओके। 8 to 10, ठीक है। ये है, सिविल का चाहे तो आप ज्वाइन करो या फिर आप क्रिमिनल का ज्वाइन करो, इट्स अप टू यू। द फीस विल बी देयर फॉर द 1000 फॉर ईच, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन आ जाएगी आपकी, इट्स अप टू यू। एंड वी कैन गारंटी यू कि बाबा जो भी हम चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे इन द स्टोरी मैनर, ये जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं दूँ आपको, कि जब हम ड्राफ्टिंग सीखने की तरफ आगे बढ़ते हैं, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल दे दूँ मैं आपको, एक मिनट दीजिएगा, स्क्रीन विजिबल है आपको, ठीक है। ये है हमारा प्लेंट वाला पार्ट, ठीक है। एक प्लेंट को अगर मुझे रेडी करना है, प्लेंट रेडी करनी है, ड्राफ्ट रेडी करना है, तो इसमें अगर हम इन जनरल सीखने की कोशिश करें, इन जनरल सीनैरियो में जस्ट हमें सामने दिख रहा है कि हाँ भाई मुझे प्लेंट रेडी करना है, तो इसमें कौन सी चीज़ें हमें चाहिए, पता करनी चाहिए टू ड्राफ्ट द प्लेंट। इन जनरल आपको क्या क्या लगता है चीज़ें कि भाई मुझे, हाँ बताइए आर्यन जी। जी आर्यन जी, आनंद आर्यन जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आप कमेंट कर रहे हो क्या? जी, फॉर ड्राफ्ट एनी प्लेन, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड ऐड ओवर देयर, मतलब कौन सी चीज़ें हमारे माइंड में होनी चाहिए। हम इतना डिटेल में तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि वी हैव 20 सेशन ओनली, बट एक आउटलाइन आपको हम दे सकते हैं, जैसे कि आप कोर्ट में बैठो और आपको इमेजिन होता रहे कि हाँ भाई साहब इस केस में अभी क्या चल रहा है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट चल रहा है ना, तो आगे ये चीज़ें हो सकती है, अगर ये ऐसा हो गया तो ऐसा हो सकता है। जैसे कि कोई क्लाइंट भी आ रहा है आपके सामने केस लेकर बीच में से, क्योंकि हर पर्सन तो जीरो से केस लेकर नहीं आएगा आपके सामने, है ना, कि भाई रेडीमेड केस है, जीरो से आ रहा है केस। कोई केस आएगा कि भाई एडवोकेट चेंज किया है किसी ने आधे केस में, कोई आएगा क्रॉस एग्जामिनेशन वाला स्टेजेस के बाद, कोई आएगा चार्जशीट फाइलिंग से पहले, कोई आएगा डॉक्यूमेंटेशन के स्टेज पे, कोई भी आ सकता है। तो इन जनरल सिनेरियो में जो भी किताबें हमने पढ़ी है उसमें क्या होता है कि भाई ड्राफ्टिंग का मतलब क्या है, बस ड्राफ्टिंग पे ही फोकस करो, नहीं, ये एक पार्ट अलग हो सकता है ड्राफ्टिंग का। लेकिन व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, अगर मैं आइडिया दूँ आपको, तो ड्राफ्टिंग के लिए, प्लेंट के ड्राफ्ट के लिए एज ए एडवोकेट हमें क्या देखना है, सबसे पहले तो हमें देखना है वॉट एवर दी पार्टीज आर देयर, उनके नाम वाम ठीक है, वो पार्टीज तुझे सूट है या नहीं है, मिस जॉइंडर, नॉन जॉइंडर, इंटरवेनर जो भी है, लीगल हेयर्स जो भी है, पावर ऑफ अटॉर्नी जो भी है, एडवोकेट जो भी है, उनका सारा सिनेरियो, वैल्यूएशन ऑफ सूट, कोर्ट फीस कैलकुलेशन, जुरिस्डिक्शन का पार्ट, डिफरेंट काइंड ऑफ जुरिस्डिक्शन जो आपने पढ़ाई होगा भाई, एरिया वाइज, फंक्शन वाइज, है ना। उसके अलावा फिर और एक पार्ट आ जाएगा जिसे हम कहते हैं कि भाई जो भी मॉनेटरी वाला पार्ट, ये सारी चीज़ें। फिर ड्राफ्टिंग का जो रेगुलर पार्ट है, जो थेरी पार्ट हम सीखते हैं वो सारा, फिर डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट, मतलब नॉट ओनली फॉर बस पता होना चाहिए कि भाई ड्राफ्टिंग मुझे आ रही है बस, हाँ ये ग्रामेटिकल ये है वो है, यही नहीं होता है ना एडवोकेट का काम। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिस पे हमने फोकस करना चाहिए। मतलब क्या हो सकता है, अर्ली स्टेज में आपको इसकी हेल्प इस वजह से हो सकती है कि कोई भी सीनियर आप ज्वाइन कर लो, एक इकट्ठा आउटलाइन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी,
जो आउटलाइन को आपको खुद समझने में 3 से 4 साल 5 साल लग सकते हैं, क्योंकि एक केस अगर आज फाइल हो रही है तो उसे ख़त्म होने में 3 4 साल तो आराम से लग सकते हैं। वो भी तब जब वो केस स्पीडी मैनर में जाए आगे, वरना तो 10 12 साल 20 साल तो ऐसे ही लग जाते हैं केसेस में। तो इन दिस पर्टिकुलर कोर्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न कि भाई जो भी केसेस या फिर स्टेजेस यहाँ पर हो रही है वही हम पर्टिकुलर सिनेरियो में हम इस कोर्स में, जैसे कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वाला पार्ट से पहले वाले स्टेजेस से लेके जो भी स्टेजेस हो रही है उन स्टेजेस के बाद तक एग्जीक्यूशन के पार्ट तक के सारे स्टेजेस विद इन 20 सेशन कवर करने की कोशिश करते हैं इन दिस इजी एंड सिंपल स्टोरी मैनर वाले लैंग्वेज में। ठीक है, तो ऑल दिस पार्ट्स आर देयर। और एक इसमें पार्ट आता है, जैसे कि समझो मुझे ये ड्राफ्ट प्लेंट रेडी ही करना है, दैट डजेंट मीन कि भाई मैं जो भी क्लाइंट बताएगा मैं उसे ऐसे ही राइट कर लूँ, बस लिखता जाओ कि हाँ भाई ये है वो है या है वो है, बिना क्रॉस चेक किए हुए। एज अ एडवोकेट आपको ड्राफ्टिंग के लिए क्या होता है, सबसे पहले तो लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, है ना। ड्राफ्टिंग अच्छी होनी चाहिए, दैट विल इज़ द फर्स्ट पार्ट। उसके लिए लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, ये भी अच्छा पार्ट है। लेकिन लैंग्वेज अच्छा होना ये थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है हर किसी के लिए, क्योंकि हर किसी एक अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आता है जिसकी लैंग्वेज ही अच्छी होनी चाहिए, है ना। किसी की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें वो वहाँ पे प्रैक्टिस के साथ साथ सीख सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें जो प्रैक्टिकली उसे पता होनी चाहिए, जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया आपको वो सारी चीज़ें। और प्लेन के सिनेरियो में कि भाई सामने वाले पार्टी कौन से ऑब्जेक्शन ले सकता है, या फिर अगर मैं रिटर्न स्टेटमेंट का ड्राफ्ट रेडी करूँ तो उस रिटर्न स्टेटमेंट के ड्राफ्ट में मुझे कौन सी चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिल सकती है। जैसे कि बाकी का सारा पार्ट ठीक है, जैसे कि जो भी स्ट्राइटर्जी प्लेंटिफ रेडी करेगा उसे एज अ डिफेंडेंट के साइड में मैं वैनिश करने की कोशिश करूंगा कि नहीं भाई साहब ये गलत है, जुरिस्डिक्शन गलत है, वैल्यूएशन ऑफ सूट गलत है, कोर्ट फीस आपने गलत कैलकुलेट की है ना, पार्टीज का नाम गलत है, इस वजह से इस केस को डिसमिस कर दो। या फिर ये जो सारे आपके सामने चीज़ें हैं जनरल डिफेंसेस, ये 14 काइंड ऑफ जनरल डिफेंसेस है। आप कितने भी जूनियर को ज्वाइन कर चुके होंगे, इतने सारे काइंड ऑफ डिफेंस आपको नहीं सीखने को मिल सकते हैं, आपको डिफरेंट काइंड ऑफ 14 केसेस लगेंगे सीखने के लिए। बट वी आर गोइंग टू कवर ऑल दिस पार्ट इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, जैसे कि आप इतने तरीके के डिफेंस ले सकते हो उस केस में। तो ऑल दिस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट वी आर गोइंग टू कवर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था। जी सवाल क्या है आपका, अच्छा कौन से केसेस हम सीख सकते हैं। ठीक है, बेसिक पार्ट क्या है, जो भी केसेस हम सीखेंगे यहाँ पे वो केसेस है बस जो सिविल प्रोसीजर कोड को लेके या फिर जो नया क्रिमिनल वाला पार्ट आया होगा उसको लेके जो भी प्रोसीजर है उसे हम सीखने की कोशिश करेंगे। विद इन 20 डेज़ के पीरियड में हम डेडिकेटेडली कोई भी केस नहीं सीख पाएंगे। हमारा आइडिया और गोल क्या है इस कोर्स का कि आपको ओवरऑल जानकारी हो सिविल केसेस के आउटलाइन का, क्रिमिनल केसेस के आउटलाइन का, ताकि ये जानकारी अगर आपको पक्की हो जाए तो आप किसी भी तरीके के केसेस हैंडल कर सकोगे, मतलब पता कर सकोगे। जैसे कि सिविल केस की एक आउटलाइन मुझे पता हो गई कि हाँ भाई साहब ऐसे होता है वैसे होता है, तो सिविल केस पर बेस्ड होता है, सिविल प्रोसीजर पर बेस्ड होता है, लेबर लॉ, फैमिली वाला, बाकी के सिविल सूट्स, कॉरपोरेट लॉ के केसेस, है ना, या फिर ऑल काइंड ऑफ सिविल वाले केसेस, ये सीपीसी पर ही बेस है। मतलब एक आउटलाइन अगर हम सीख लें तो सारे केसेस में वही प्रोसीजर फॉलो की जाती है, कोई अलग से प्रोसीजर तो नहीं होगा। हाँ, कुछ रूल रेगुलेशन उस पर्टिकुलर एक्ट के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, वो आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा। लेकिन इन दिस पर्टिकुलर कोर्स हम एक आउटलाइन बस सिविल के बारे में, सेकेंड आउटलाइन बस क्रिमिनल के बारे में पता करेंगे। जैसे कि क्रिमिनल के आउटलाइन में भी अगर हमने एक ही क्रिमिनल की आउटलाइन सीख ली एक ही दफ़ा तो हम पॉक्सो का मैटर भी हैंडल कर पाएंगे, मर्डर वाला भी कर पाएंगे, चोरी वाला भी कर पाएंगे, कोई और एक्ट का भी कर पाएंगे जो क्रिमिनल एक्ट हो। क्यों? क्योंकि सबके प्रोसीजर तो क्रिमिनल हिसाब से ही रहेगी, वही प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। बस उस किताब के हिसाब से, एक्ट के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें चेंज हो सकती है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कि भाई किसी केस में इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बाद रिटर्न स्टेटमेंट आ रहा है,
किसी केस में आ जाएगा कि कोई एप्लीकेशन सामने वाले पार्टी के हिसाब से कि भाई इस कोर्ट को तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, तो मतलब आप रिटर्न स्टेटमेंट फाइल ना करते हुए पहले कोर्ट को बोले कि भाई आप पहले आपका जुरिस्डिक्शन बताओ कि आपको क्या अधिकार है इस केस में सुनवाई करने का। तो फिर वो फर्स्ट स्टेज तो चली गई वहाँ पे। ये तो फिर सिविल वाले केस में भी हो सकता है, कोई भी किसी क्रिमिनल में भी हो सकता है, या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ केसेस में भी हो सकता है। तो ऑल दिस पार्ट्स आर देयर, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और किसी का क्या सवाल है? व्हाट काइंड ऑफ सूट्स, चलो ठीक है। देखो, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस स्टार्ट तो आप बिना कोर्स के भी कर सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बात यह है कि आपको इस कोर्स में एक आउटलाइन की गाइडेंस मिल सकती है जिसमें आप बेसिक्स से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, किसी भी केस को हैंडल करने के लिए आपको एक बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी होता है। वो एक आउटलाइन आपको मिल सकती है। जैसे कि आपके पास आज क्लाइंट आ रहा है, डायरेक्टली आप कल उठ के कोर्ट में तो जाने वाले नहीं हो, आप इधर उधर से ही चीज़ों को मालूम करोगे। आपने सीनियर को कॉल कर लिया है, अपने दोस्त को कॉल कर लिए, अपने प्रोफेसर को कॉल कर लिया जिन्होंने आपको पढ़ाया था, उनसे मालूमात कर लिए, या फिर किसी दोस्त को थोड़े से पैसे देके उससे ड्राफ्टिंग करवा लिया है, डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट करवा लिया है, फिर आप इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट करने के लिए चले गए 15 दिन में। तो क्या हुआ है, आपको इसमें क्या लगा है, आपको डिफरेंट लोगों की ज़रूरत लगी है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपको प्रोसीजर पता नहीं था। इस कोर्स का एडवांटेज इतना हो सकता है आपके लिए, फीस इज़ नेग्लिजिबल। इतनी फीस मतलब कुछ भी नहीं है, एक क्लाइंट की फीस से भी बहुत कम है ये। इस कोर्स में क्या हो सकता है, आपको पहले से ही पता होगा कि भाई ये चीज़ें हैं, ये स्टेजेस हो सकते हैं, ऐसे अगर हो गए तो मुझे इस तरीके से जवाब देना चाहिए, वैसे अगर हो जाएगा तो मुझे इस तरीके से जवाब देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको प्री प्लान आपके दिमाग में फिक्स होगी, या फिर आपको इस चार्ट के जरिए पता लग सकता है। तो ये एक एडवांटेज होता है। आप इंडिविजुअल प्रैक्टिस के लिए आप 4 साल 5 साल की प्रैक्टिस भी करो किसी सीनियर के साथ, फिर भी बाज़ दफ़ा दिक्कतें होती है। क्यों? क्योंकि आपको प्रोसीजर पता नहीं होता है, बाज़ दफ़ा किसी को नॉलेज भी नहीं होता, वो फिर भी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेता है। और एक एडवांटेज क्या है लॉ प्रैक्टिस का, कि क्लाइंट अगर उतना शार्प नहीं है ना, तो आप उस क्लाइंट को आराम से हैंडल कर सकते हो। लेकिन अगर कुछ आपको शार्प क्लाइंट मिल जाए ना, वो पकड़ लेगा आपको कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, इन्हें ही कुछ आता नहीं है, हम दूसरे एडवोकेट के पास चले। लेकिन क्लाइंट उतना शार्प नहीं है तो आप उसमें टाइम वगैरह ले सकते हो, टाइम ऑफ इंटरवल उससे ले लो कि हाँ भाई मुझे 2 दिन लगेंगे डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए, मैं आप 2 दिन बाद आइएगा तो आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। या फिर आपने बता दिया उनको कि भाई मैं अभी बिज़ी हूँ, आप 2 दिन बाद आइएगा, तो हम आपको 2 दिन बाद आपके केस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे क्या होता है, आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, तो फिर आप उस सारे टाइम में बाकी की चीज़ें यहाँ वहाँ फाइंड आउट करके, रिसर्च वगैरह करके, उसका सोल्यूशन वगैरह निकाल के जब भी क्लाइंट आएगा उसे आप बता सकते हो, है। तो ये एक सारी चीज़ें होती है। और सवाल क्या है सर आपका? हाँ ये तो है, जितना हम आगे बढ़ेंगे उस तरीके से। लेकिन क्या होता है एडवांटेज, और एक एडवांटेज मैं बता सकता हूँ कि भाई विद इन 20 सेशन या फिर 1 मंथ के अंदर अगर हम इतने सारे आउटलाइन को सीख रहे हैं, तो जो 1 मंथ हम वेस्ट कर रहे थे किसी सीनियर के पीछे भाग के, उतने ही लिमिटेड पीरियड में हम काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। मतलब एक आउटलाइन तो फिक्स हो ही जाएगी दिमाग में, फिर हमें सीनियर को कॉल करके, दोस्त को कॉल करने के पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। एक एडवोकेट थे हमारे पास, ही वॉज फ्रॉम पूना। वो 7 साल से, एडवोकेट गायकवाड़, मैं उनका इनिशियल तो नहीं बता पाऊंगा आपको। उन्होंने 7 साल एक एडवोकेट के पास प्रैक्टिस की थी और उनका एज था कुछ 45। उन्होंने जॉब छोड़ा है किसी इश्यूज़ की वजह से, क्योंकि उन्हें लगा कि भाई वो अभी नहीं कर पाएंगे जॉब वगैरह। तो उन्होंने किसी सीनियर को ज्वाइन किया था पूना में। ही यूज़ टू डू दी प्रैक्टिस फॉर द 7 ईयर्स। लेकिन सीनियर उनको बस लिमिटेड ही बताते थे, उतना बताते ही नहीं थे। जन वेरी सडनली वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट होके, हमने फर्स्ट बैच स्टार्ट की थी, मराठी बैच। उस बैच में उन्होंने ज्वाइन किया था और उनका एक्सपीरियंस इतना अच्छा था कि सीनियर ने बाद में उन्हें पूछना स्टार्ट किया, बस विद इन
1 वीक या फिर 15 डेज के टाइम में कि आप पढ़ कहाँ से रहे हो, क्योंकि उससे पहले क्या होता था, वो ना सीनियर को हर बात पूछते थे कि सर इस केस में ये नोटिस आया है तो हमने क्या करना चाहिए, सर इस केस को इस कोर्ट में फाइल करने के लिए हमने क्या करना चाहिए, सर ये समन आया है इसके बाद में हमने क्या करना चाहिए, सर इस केस को हम विड्रॉ भी कर सकते हैं तो इसके लिए हमने क्या करना चाहिए। लेकिन 1 वीक 15 दिन के बाद वो खुद सर को बताने लगे, सजेस्ट करने लगे कि सर इस केस में तो हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस है, हम इसमें समन भी भेज सकते हैं सर, हम इसमें विड्रॉल ऑफ सूट कर सकते हैं, हम इसमें एमिकेबल सेटलमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, सर इस केस में तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो हिज सीनियर वॉज शॉक कि भाई हम इस बंदे को अभी तक कुछ सिखा ही नहीं रहे तो ये बंदा सीख कहाँ से रहा है। तो वो पर्सन भी खुद शॉक में थे कि भाई इतने सालों तक उनको वो रिस्पेक्ट मिल ही नहीं पा रही थी उस ऑफिस में, क्योंकि एक पर्टिकुलर एज की वजह से ना उनको सिखाया नहीं जा रहा था उतने दिन। और क्या होता है, एक पर्टिकुलर एज के बाद ना हम एज सर नो सर नहीं कर पाते हैं हर किसी के सामने। और ये लॉ वाला पॉइंट क्या होता है, अगर हमारे पास लॉ का नॉलेज आ जाए ना थोड़ा सा, तो एज सर नो सर वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, और एक पर्टिकुलर एज के बाद तो होती ही होती है। और लेडीज़ के लिए भी होता है कोर्ट प्रैक्टिस सीखना, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वी कैन टेक द एडवांटेज ऑफ ऑल दिस पार्ट, और वॉट एवर द सीनियरियो अदर इज इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है। नो सर, वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट दी मराठी वाला बैच नाउ, ये अप्रैल में ही स्टार्ट होगा। वी ट्राई टू स्टार्ट लास्ट वाला बैच में, लेकिन स्टूडेंट को काफ़ी सारी दिक्कतें हैं पेमेंट को लेके, दैट इज़ वाई शिफ्टेड टू द क्रिमिनल वाला पार्ट। हमने डेमो सेशन वगैरह भी लिए थे फॉर द सेम पॉइंट ऑफ व्यू, बट मराठी स्टूडेंट के साथ दिक्कत ये होती है कि उनको लगता है कि भाई सारे कोर्सेज वाले उनको लूटने के लिए ही आ रहे हैं, या फिर उनको वो फ़ीस थोड़ी ज़्यादा लगती है। बट ये सेम फीस अगर आप मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके भी दिखाऊँ ना, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म की, जैसे कि लॉ सीखो हो जाएगा, और भी प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर सेम वो चार्ज कर रहे हैं 50,000 60,000, और उसमें प्रोसीजर बताई भी नहीं जाती है उस तरीके से, ना आपको उतना गाइडेंस दिया जाता है। उतने पैसे कोई पे करेगा तो वो बता ही पाएंगे आपको, है ना। तो आई डोंट नो व्हाट इज़ द इशू विद द मराठी वाला स्टूडेंट, तो वो दिक्कत है। तो मराठी में रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल फॉर द सेम, बट क्या है, अभी क्रिमिनल जो पार्ट है वो अभी 2 महीने पहले ही चेंज हुआ है, तो वो अलग से एडिशन वगैरह हो पाएगी इसमें, तो दैट विल बी द पार्ट। इफ़ एनी वन वॉन्ट्स ऑल्सो फॉर द क्रिमिनल ड्राफ्टिंग वाला पार्ट, नॉट क्रिमिनल, लीगल ड्राफ्टिंग वाला पार्ट, तो रिकॉर्डेड सेशन वी हैव, उसकी फ़ीस भी उतनी ही रहेगी 1000। उसके साथ आपको इंग्लिश वाला ड्राफ्ट फ्री आएगा, या फिर उसके साथ आप मराठी या फिर हिंदी ड्राफ्ट लेना चाहते हो तो एक आप शफल कर सकते हो उसमें से कोई भी। तो लीगल ड्राफ्टिंग का कोर्स अल्सो अवेलेबल, मराठी में रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल करंटली फॉर द फैमिली वाला बैच, सिविल और क्रिमिनल वाला बैच, दैट विल बी द पार्ट। और किसी के कोई सवाल हो सकते हैं? राज जी, आनंद जी, और निकुंज सिंह जी, if anyone want to join the course, we share the number over there, you can make the payment and join the batches over there। जी राज जी, कोई सवाल है आपका? और कौन है इनमें? निकुंज जी, नितेश जी, प्रताप, प्रदीप कुमार माई, अच्छा, राज पांडे जी, ओके। आपको नोटिस वगैरह मिला था इसका रजिस्ट्रेशन के लिए? रजिस्ट्रेशन की लिंक मिली थी आपको टू ज्वाइन दी बैच ओवर देयर? एक मिनट दीजिएगा, वरना मैं आपको लिंक वगैरह शेयर करता हूँ कमेंट में। कोई भी सवाल होंगे आपके तो यू कैन आस्क मी नाउ, नॉट ओनली फॉर द कोर्स, अदर भी कुछ हो सकते हैं तो यू कैन आस्क मी नाउ, ठीक है। अगर आपके दोस्तों को भी ज्वाइन करना होगा तो शेयर कीजिएगा उनसे, हमारी थोड़ी सी हेल्प हो सकती है, क्योंकि हमें इतना टाइम मिल नहीं पाया है कि प्रमोशन वगैरह कर पाए, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत है। मैंने आपको लिंक भी शेयर की है, आप उस लिंक पे क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हो। आपको सिविल ज्वाइन करना है या फिर क्रिमिनल करना है, 1000 फॉर ईच डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। एनीवन हैव ए क्वेश्चन?
किसी का कोई सवाल है, या फिर आप बोर हो चुके हो, कुछ समझ में ही नहीं आया होगा आपको, ऐसे कुछ है दिक्कत? फिर फैमिली का भी बैच अलग है? जी सर। फैमिली का बैच अलग है आपका? सिविल क्रिमिनल फैमिली में फ़िलहाल रिकॉर्डेड सेशन मराठी में अवेलेबल है। ओके। मराठी का लाइव तो सेशन अगर होंगे तो विल इन्फॉर्म, बट अभी फ़िलहाल नहीं है। बिकॉज ऑफ क्या होता है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कम होने की वजह से और फीस कम होने की वजह से ना, जो पर्टिकुलर एडवोकेट पढ़ाएंगे ना आपको, उनको एक केस में ना उस फीस से ज़्यादा पैसा मिल जाता है। ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल I तो understand। वो अपना नॉलेज क्यों मतलब शेयर करेंगे पूरे मंथ में इतने 10-40 घंटे बिता के आपके साथ? तो वो दिक्कत होती है। और ओके, कोई भी मुझे अपना ये नॉलेज पूछना था देना नहीं कि चाहता एक फैमिली लिमिटेड। फैमिली आपके पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, आपका कहना है? जी रिकॉर्डेड है हमारे पास, फैमिली है। और उसके ड्राफ्ट भी है मराठी वाले? मराठी का ड्राफ्ट है, मराठी का ड्राफ्ट है, हिंदी का ड्राफ्ट है, इंग्लिश का ड्राफ्ट भी है। मराठी में सिविल क्रिमिनल और फैमिली वाला बैच है। लेबर भी हम स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन जो भी एडवोकेट है ना, उनकी फ़ीस होती है ओके। एक केस की 1 लाख रुपया, है ना। और स्टूडेंट उतना हाँ। पे करना नहीं चाहते कोर्स के लिए, तो यस यस। एडवोकेट को हम उतना दे नहीं पाएंगे अगर फ़ीस ही नहीं आ पाएगी उसमें से। तो वो एक इशू होता है। मेनी टाइम क्या होता है, जो फैंसी प्रमोशन उतना होता नहीं है ना हमारे एंड में, तो इस वजह से दिक्कत हो यस। जाती है। लोगों का क्या होता है, वो अच्छे से ग्राफिक्स वगैरह बनाओ, फिर काफ़ी सारे ग्रुप में शेयर कर दो, तो वो एडवर्टाइजिंग। थोड़ा सा फंस जाते हैं लोग फंदे में ना, तो एक इशू होती है उस हिसाब से। बट व्हाट यू आर सेइंग वेरी ट्रू सर, आई एग्री। अब वो है फॉर सर लेक्चर। अभी, लेकिन स्टूडेंट को वो कौन समझाए, और स्टूडेंट का ये होता है कि उनको सर्टिफिकेट चाहिए होता है। और सर्टिफिकेट की दिक्कत क्या होती है, विल प्रोवाइड द सर्टिफिकेट, इशू नहीं है उसमें, लेकिन सर्टिफिकेट कुछ काम का ही नहीं है। ये कोई भी दिखाना आपको किसका नहीं है वो? पूछेगा सर्टिफिकेट का प्रैक्टिस में, ना क्लाइंट पूछेगा कि भाई आपने ये कोर्स किया था क्या। कोई नहीं पूछता है तो बढ़िया। सर्टिफिकेट। इवन तो लॉ की बढ़िया डिग्री सर। का भी कोई पूछता नहीं है कि भाई आपने एलएलबी किया है, एलएलएम किया है, पीएचडी की है लॉ में, आप रिजल्ट क्या दे रहे हो क्लाइंट को, वही पूछते हैं सारे। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। एक होती है सिचुएशन। अर्ली डेज में क्या होता है, आपको एक आउटलाइन आपके दिमाग में फिट होना अच्छा होता है, ताकि आप क्लाइंट को एग्जैक्ट बता पाओ। फिर इसमें एडवांटेज क्या होता है लॉ प्रैक्टिस का, एज बढ़ने के साथ साथ ना आपका जो डिमांड होती है ना वो बढ़ते जाती है, कि वैसे आपका क्लाइंट को। परफॉर्मेंस तो होना चाहिए फिर बाद में। हाँ, लेकिन क्लाइंट को क्या लगता है कि भाई साहब इनकी एज ज़्यादा है ना, इनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं ना, तो फिर इनको ज़्यादा पता होगा एज़ कम्पेयर टू जो जूनियर है वो। यस। तो मेरे साथ भी ये दिक्कत हुई थी, तो मैंने फिर बालों को सफ़ेद करना स्टार्ट किया। ओके। अली जस्ट किडिंग, बट ऐसे होता है बाज़ दफ़ा, तो बट ये सारा रियलिटी सीनरियो तो रियलिटी है। सर। दिक्कत है जूनियर फर्स्ट जनरेशन के साथ, लेकिन अभी के जो लॉकडाउन वाली बैचेस है उनके साथ और भी ज़्यादा दिक्कत है कि उनको हार्ड वर्क करना थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि वो सोशल मीडिया में काफ़ी इंगेज हो गए इस वजह से, क्योंकि सर वो उतना मुझे पढ़ ही नहीं एक पा रहे हैं। इंसिडेंट शेयर कर सकता हूँ मैं सर? जी सर। क्या हुआ था, मेरे पास एक क्लाइंट आए थे और मैंने शुरू किया था प्रैक्टिस, 1 साल भी नहीं हुआ था, 6 महीने हुए थे। ओके। और जो सेक्शन 80 का नोटिस होता है, सीपीसी सेक्शन 80, ओके। तो वो मुझे आइडिया नहीं था। हम्म। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा इश्यू है, ग्राम पंचायत ने ऐसा ऐसा परचेस किया है मेरे लैंड के पास का, मेरा नाम उसमें है, लेकिन पार्टीशन नहीं हुआ था, तो मेरे एक भाई ने वहाँ का बेच दिया। ओके। तो मैंने एक नोटिस भेज दी ग्राम पंचायत को। हाँ। तो नोटिस भेजने का उसका रिप्लाई वगैरह कुछ नहीं आया। फिर बाद में हमने सूट वगैरह फाइल किया, ग्राम पंचायत को पार्टी किया, तब मुझे पता चला। फिलहाल तब मैंने वो नोटिस एक सीनियर एडवोकेट को दिखाई थी बार में। ओके। तो उन्होंने पढ़ा, देखा, ठीक है ठीक है नो प्रॉब्लम। तो बाद में जब फाइल करने गया सूट, तो सेक्शन 80 सीपीसी का कंपलसरी नोटिस उसमें नहीं है। वो मुझे फिर ये करना पड़ा, एप्लीकेशन देना पड़ा कि वो आप कर दो मेरा ऐसे वैसे। ओके। तो पता नहीं होता है, नहीं मेरे को पूछने के बाद भी तो इतना दिक्कत आता है कि क्लाइंट को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते बाद में। नहीं सर, दिक्कत ही यही होती है कि हमें ना किस तरीके से लॉ की, मतलब जो प्रोसीजर सीखना है ना, वही हमें सिखाया नहीं जाता है। जैसे कि बिल्कुल अभी मैं छोटा सा अगर आपको लाइव एग्जांपल दूँ ना, तो हमने क्या किया था कि भाई मुझे इतना टाइम तो होता ही नहीं है ड्राफ्टिंग के लिए या फिर सॉल्यूशन के लिए, कोड प्रैक्टिस के लिए, है ना। तो व्हाट वी डिड, हमने चैट जीपीटी बताया सबको,
चैट हाँ जीपीटी पता यूज़ किया आपने, ठीक है। मैं आपको ना, आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल। हमने उसमें ना एक ऐप वगैरह बनाया है, और ड्राफ्टिंग के लिए भी और कोड प्रैक्टिस के लिए भी, ठीक है। आई एम जस्ट शेयरिंग यू द सेम। अगर लॉगिन हो जाए अच्छे से तो मैं आपको दिखाता हूँ। हो जाए भाई साहब लॉगिन। स्क्रीन विजिबल है आपको? यस ओके। नहीं, ये वाला स्क्रीन नहीं, मैं आपको चैट जीपीटी वाला स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो काफ़ी सारे चीज़ें ना एडवांस हो चुकी है अभी, तो उसको हमें सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो क्या है इसमें, ये चैट जीपीटी सिंपल वाला है। इसमें हमने दो ऐप वगैरह रेडी किए हैं। एक तो है कोड प्रैक्टिस वाला ऐप, ठीक है। आप एक्सप्लोजर में जाओगे तो ये कोड प्रैक्टिस वाला आपको पहले ही मिलेगा, ड्राफ्ट वाला, ठीक है। इसको आपने ज्वाइन करना है। तो आपकी जो भी दिक्कत होगी ना लॉ के रिलेटेड, यू जस्ट हैव टू आस्क ओवर देयर। ये आपको ना अच्छा सा जब सवाल दे देगा, मतलब जो भी है आपका जवाब। इसके अलावा फिर सेम इसमें आपको मिलेगा कोड ड्राफ्ट करके और एक ऐप, ठीक है। ये भी हमने ही बनाया हुआ है। तो ये वाले में क्या है आपको, कि जो भी आपको ड्राफ्ट चाहिए, ही विल गिव यू द रेडीमेड ड्राफ्ट विद इन 2 मिनट्स वगैरह। क्यों, और इसका यूज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, आप डायरेक्टली चैट जीपीटी यूज़ ना करते हुए इन ऐप का यूज़ क्यों करो, क्योंकि इसमें हमने अराउंड 1000+ ई बुक्स ऐड किए हुई है। वो जो जवाब देगा आपको, जो भी आप सवाल पूछोगे उनसे, जो भी जवाब देगा, वो उतने सारे बुक को इवेलुएट करके जो फाइनल जवाब हो सकता है, जैसे कि वो दे पाएगा। जैसे कि मुझे अभी चाहिए लीगल नोटिस टू दी ग्राम पंचायत अंडर सेक्शन क्या था सर, सेक्शन 80, सीपीसी सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी फॉर माय क्लाइंट नेम सुदेश भोसले, ओके ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, जो भी किताबें हमने इसमें फिट की हुई है ऑलरेडी, ठीक है, ही विल गिव यू द रेडीमेड रिस्पॉन्स। जो भी सीपीसी का सेक्शन 80 होगा ना, उसको वहाँ पे ऐड करेगा। और आपको बस इसे बताना है कि भाई जो जो आपके ग्राउंड है, जैसे जैसे आप ऐड करोगे, ये आपको रेडीमेड इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड करके देगा। ये तो मैंने बस सिंपल सा उसे बताया था। इसमें अगर आप जितना ऐड करोगे स्टोरी के, भाई आप बताओ उससे कि भाई मुझे ये भी ऐड करना है, वो क्लाइंट यहाँ पे रहता था, इतने तारीख को ये हुआ था, उतने तारीख को वो हुआ था, उसके जो ओके ऑफिस इंचार्ज है उनका नाम ये है, उन्होंने ये किया था, वो किया था। दिस ऐप विल गिव यू द डिटेल इन्फॉर्मेशन, जो भी लीगल नोटिस है। और आप लीगल नोटिस के लिए क्या करते हो, आप सीनियर के पीछे भागते हो, उससे पूछे यस सर सर मला ड्राफ्ट देऊन टाका, प्लीज़ मुझे ड्राफ्ट दे दो। और सीनियर को तो भाव खाना ही होता है, वो तो कहते हैं कि भाई ये तो बिल्कुल हमारे पर्सनल ड्राफ्ट है, आज हम नहीं नहीं तो दे पाएंगे। कल नहीं परसों ये तो दिक्कत होती है। बिल्कुल सर तो दैट इज़ द सेम। और जो पैसा देके हम 200 300 500 रुपये में ड्राफ्ट बनवाते हैं ना, उतना उनका भाव ये होता है कि भाई वो हम आपको हार्ड कॉपी दे देंगे, लेकिन आपको हम सॉफ्ट कॉपी शेयर नहीं करेंगे। हमारा धंधे का क्या होगा। यस प्रिंट आउट देते हैं हाथ में वो बिल्कुल हाँ, तो ये सारी दिक्कतें हैं। तो ये सारा, ये ड्राफ्टिंग वाला पार्ट इससे सॉल्व होता है। और जो सेकेंड वाला मैंने आपको बताया, कोड प्रैक्टिस वाला, कोड प्रैक्टिस में भी ये जो भी है ना कोड प्रैक्टिस वाला पार्ट, इसमें भी आप आपका जो भी क्लाइंट है ना, आई हैव अ क्लाइंट ही टू फाइल डाइवोर्स पिटीशन। अच्छा, मैं जल्दी से टाइप कर रहा हूँ, वो करेक्ट हो जाएगा बाद में, ठीक है। यस इन मुंबई, what are the solution for me ठीक है। दिस इज़ द क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, उसमें इशू नहीं है, ठीक है। एक या तो हमें इसका एक बैकग्राउंड मिल रहा है, और इसमें क्या होता है, टू अवॉइड द एलिमनी, इसके लिए आपको ना इतने सारे चीज़ें दे देगा ये रेडीमेड करके।
तो वाई यू हैव टू कॉल योर सीनियर या फिर कॉल योर जो कलीग है आपके, उनको कॉल करके क्यों पूछना है आपको? इतने सारे मल्टीपल ऑप्शन आपके सामने है ना अवेलेबल। यस तो यस दिमाग का दही एब्सोल्युटली करने की ज़रूरत नहीं है अभी के टाइम में। वॉट एवर दी थिंग्स आर अवेलेबल ओवर हियर, और ये सारी चीज़ें वी आर गोइंग टू लर्न इन द कोर्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें तो कोई अलग से चार्जेस नहीं रहेंगे आपको। लेकिन ये सारी जो छोटे मोटी चीज़ें हैं ना, जो आप इधर उधर कॉल करके पूछ रहे होते हो, वो आपको पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। वो ऑलरेडी हमने इसमें ना 100+ ईच में, जैसे कि ड्राफ्टिंग के इसमें 100+, ये जो कोड प्रैक्टिस वाला प्लेटफॉर्म है इसमें 100+ बुक वगैरह इंस्टॉल की हुई है। उससे क्या होता है, जब भी उसे जवाब देना होगा उन सारे डेटा को वो कलेक्ट करेगा और वहाँ से वो जवाब देगा, एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल चैट जीपीटी। नॉर्मल चैट जीपीटी आपको इंटरनेट से अवेलेबल इंफॉर्मेशन के जरिए जवाब देगा, लेकिन जो कोड प्रैक्टिस वाला है उससे क्या है कि आपको जो किताब है उसमें ऐड है उससे भी लेगा, इंटरनेट से भी लेगा, और एक पॉसिबल सॉल्यूशन जो अच्छा हो सकता है वो दे सकता है आपको। बस आपको इसमें एडिशन देनी है, जो भी आपकी एडिशनल वैल्यूज रहेगी फैक्ट जैसे उससे और इनपुट दो, रियलिटी जैसे। वो हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल दिस पार्ट। अभी इतना सा ही सवाल था, आपके क्लाइंट ने पूछा है आपको कि भाई मुझे, मैं सैलरीड पर्सन हूँ, मुझे एलिमनी नहीं देने, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप कितने केस लॉ ढूंढते फिरते? आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट निकालते, आप हाई कोर्ट का यस सर। जजमेंट निकालते, आप सीनियर को कॉल करते, उसमें कुछ करना नहीं है। आप यहाँ पे भी बात करोगे कि भाई गिव मी द रेफरेंस ऑफ ईच सॉल्यूशन ठीक है। हम अभी उसे सवाल वगैरह किया है कि भाई जो भी आपने ऊपर का सॉल्यूशन जो भी दिया है आपने, उसके रिगार्डिंग जो भी केसेस वगैरह रहे होंगे वो आप दे दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये केस वगैरह, केस लॉस वगैरह निकाल कर दिया, एडल्ट्री का ग्राउंड जो भी है, लेकिन ये है फॉर द एलिमनी वाला पार्ट के लिए ये। ठीक है, जो भी मेंटेनेंस है। ठीक है, वाइफ लिविंग इन एडल्ट्री इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस, तो इसमें क्या है, आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपको केस भी मिल रहा है, उसका समरी भी मिल रहा है, बाकी की चीज़ें भी हो रही है सॉल्व। तो आज के टाइम में क्या है, आपको स्मार्ट वर्क करना ही अच्छी बात है। अदरवाइज़ जो पहले के ज़माने में चलता था वो काम करके कुछ भी फ़ायदा नहीं है। इट विल बी टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। हाँ, सीनियर की रिस्पेक्ट कीजिए, कलीग की भी रिस्पेक्ट बिल्कुल कीजिए, सर बिल्कुल। लेकिन बाकी की चीज़ें वो जो हम हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, वो आप अकेले में बैठ के ही सीख सकते हो। वो यही चीज़ें हैं। सीनियर एडवोकेट कोई अलग से तीर नहीं मार रहे हैं, बस उनका यही होता है कि उनके पास जो भी नॉलेज है वो लिमिटेड रखा है उन्होंने, वो हर किसी को नहीं शेयर कर सकते। इसीलिए बिग लॉ फर्म में आप कितना भी ऊपर चले जाओ, आपको उस लॉ फर्म का एसोसिएट बनाने के लिए काफ़ी सारे बार सोचा जाएगा। तो वो भी एक पार्ट है। तो डिपेंड करता है आपका स्टैमिना कितना हो सकता है वहाँ पर करने के लिए प्रैक्टिस। तो ये सारी चीज़ें नॉट एन इशू। मैंने आपका शायद से काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया है। आफ्टर एंड ऑफ द सिचुएशन में इतना ही कह पाऊँगा आपको। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द कोर्स, दिस आर द चार्जेस ओवर देयर। You can make the payment and join the session. Batch will be start from tomorrow. We have a time कि भाई आप पेमेंट वगैरह करके you just join the course, है ना? तो इट्स अप टू यू। किसी को ज्वाइन करना होगा तो ये सारा नंबर है। किसी को और चाहिए होंगे, कोई क्वेश्चन पूछने होंगे तो यू कैन आस्क मी नाउ, या फिर यहाँ पे सर नंबर दिया गया हुआ है सपोज वाह। मैंने जी सर। सिविल का 1000 दिया अभी, और ड्राफ्टिंग का इमीडिएटली देना है। नहीं, ये आपके ड्राफ्टिंग ऊपर का है, ये ड्राफ्टिंग का या फिर रिकॉर्डेड सेशन के जो अलग से है ना, ये 500 अलग से है, ये कंपलसरी नहीं है। आपको बस कोर्स फीस ही पे करनी है अभी, जो भी रहेगी वो तो आप बाद में भी ले सकते हो, उसका इशू नहीं है। ओके, जो चाहे हो, हिंदी मराठी इंग्लिश जो भी। हाँ, वो तो वी ऑलरेडी हैव अ प्लेटफॉर्म। अगर आपने देखा होगा, आई थिंक सो, आई डोंट नो आपने देखा है नहीं देखा है, आई एम जस्ट शेयरिंग यू। कोर्सेज में बस सर ट्यूशन फ़ी ही इंक्लूड है, उसके साथ आपको सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। क्योंकि हमने पहले क्या किया था, हमने ना फ़ीस काफ़ी ज़्यादा रखी थी, 3000 2000 वैसा रखी थी, उसमें सारा इंक्लूड था। लेकिन स्टूडेंट को वो फीस ज़्यादा लगने लगी है तो हम उसको स्प्लिट कर दिया है अभी। उसमें बस हमने ट्यूशन फ़ी ही रखी है 1000 रुपीज़।
सिविल की हो 1000 या फिर क्रिमिनल की हो 1000। फिर आपके ऊपर है कि आपको रिकॉर्डेड सेशन चाहिए तो आप वो ले लो, आपको नहीं चाहिए तो मत लो, डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो। ठीक है। इसमें वी हैव अ प्लेटफॉर्म कोड ड्राफ्ट्स के बारे में अगर आपने सीखा होगा या फिर सुना होगा, स्क्रीन शेयर है आपके सामने, वी हैव अ प्लेटफॉर्म, आप वहाँ से भी जाकर ले सकते हो, लेकिन वहाँ से थोड़े महंगे मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू आप कोर्स वगैरह ज्वाइन करेंगे, वो डबल हो जाएगा उसमें। ठीक है। वी हैव अ वेबसाइट codedrafts.com, वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें मिल सकती है ना। यहाँ पे 6000 प्लस है ड्राफ्ट्स अवेलेबल, यहाँ पे आप नाम डालिए, उस लिहाज से आपको ड्राफ्ट वगैरह मिल जाएगा। उसमें आपको है हिंदी है या फिर मराठी है, तमिल का भी, लेकिन तमिल अपडेटेड नहीं है ऑनलाइन। तो ये सारा सिनेरियो है, तो आप कभी भी कुछ भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इशू नहीं है इसमें कुछ भी आपके लिए। आप कोर्स के बारे में सोचिएगा अभी फ़िलहाल तो भी बेहतर है, आपको सारों के बारे में देखना है तो भी बेहतर है, इट्स अप टू यू, नॉट एन इशू फॉर द सेम, है ना। ठीक है। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन जी? क्या जी जोशी जी। Hello, hi. हेलो मैम, हाय। Am I audible? यस मैम, यू ऑडिबल। Sorry. Actually, मैं बाहर से जस्ट अभी ज्वाइन किया है, तो मैंने पूरा स्किप कर दिया। थोड़ा सा शॉर्ट में बता दीजिए कोर्स किसके लिए है? अच्छा, ये कोर्स जो भी है ना, इस कोर्स के रिलेटेड अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँ तो बेसिक्स आइडिया मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है। इस कोर्स खास करके डिफ़ाइन किया गया है फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट्स के लिए, जो भी एडवोकेट्स हैं जिनको काफ़ी सारी दिक्कतें होती है सीनियर अच्छा मिलने के लिए, अच्छा लॉ फर्म ज्वाइन करने के लिए, या फिर जो भी बाकी के सेल्फ स्टडी हो सकते हैं उसके लिए। तो इस कोर्स में हम क्या करते हैं, जो सिविल है या फिर क्रिमिनल है उसके रिगार्डिंग आपको एक आउटलाइन सिखाई जाती है। उस आउटलाइन में आपको जीरो स्टेज से लेके आर्गूमेंट या फिर ऑर्डर है, जजमेंट है, वहाँ तक के स्टेजेस एक स्टोरी मैनर में पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि जीरो स्टेज से लेके डिस्प्यूट से लेके लास्ट के स्टेज तक जो भी चीज़ें हैं, ओवरऑल जर्नी किसी भी सिविल केस की या फिर क्रिमिनल केस की एक सिंपल वे में स्टोरी मैनर में पढ़ाया जाता है। इसमें आपको ना रट्टा माराया जाता है, जिसमें ना आपको सेक्शन याद करने की ज़रूरत है ना किसी और चीज़ों की ज़रूरत है। ये क्यों किया जाता है, इसका ये आंसर हो सकता है, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि अर्ली स्टेज में आपको दिमाग का दही करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि भाई यही सेक्शन याद करना है, वही एक्ट याद करना है, कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोसीजर सीखने के लिए इट टेक्स टाइम, लोगों को सालों लग जाते हैं, किसी को 30 साल लग जाएंगे, किसी को 20 साल, किसी को 10 साल, किसी को 5 साल, डिपेंडिंग ऑन जितना जिसकी कैपेबिलिटी हो सके उस हिसाब से। तो उसमें ना जाते हुए, मेंटल प्रेशर ना लेते हुए, हम सारी आउटलाइन इकट्ठा ड्यूरिंग दिस कोर्स जो भी है उसमें सीखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सारा सिनेरियो है इसमें नॉट ओनली फॉर द सिविल बट अल्सो फॉर द क्रिमिनल हम सीखने की कोशिश करेंगे, और जो भी छोटे मोटे सवाल हो सकते हैं उनको हम लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें हो सकती है इन डिटेल मैनर, हम ज़्यादा भी डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि कोर्स है 20 सेशंस का, मंडे टू फ्राइडे सेशन होंगे, 8 बजे से 10 बजे तक का टाइम है, सिविल 1 घंटा, क्रिमिनल 1 घंटा, उसमें हम ये सारे सिचुएशन सीखेंगे और विद इन 1 मंथ के पीरियड में हम एटलीस्ट इस पोजीशन पे होंगे कि हमें सारी आउटलाइन आ जाएगी, सिविल हो या फिर क्रिमिनल हो। लेकिन उसके लिए यही होगा कि आपको सारे सेशन अटेंड करने पड़ेंगे। तो ये सारा पार्ट है। अब इसके क्लास के रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे अगर बाई चांस कुछ मिस हो गया तो? रिकॉर्डिंग्स के लिए हाँ, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगे, लेकिन उसके लिए ना अलग से पेमेंट रहेगी क्योंकि हमने ना पेमेंट को ना स्प्लिट कर दिया है। जो पहले हम फीस वगैरह चार्ज करते थे वो तो 3000 फॉर होल कोर्सेस, लेकिन अभी हमने क्या किया है, जिसे जो लेना होगा वो ले सकता है। जैसे कि आपको सिविल लेना है उसके 1000, क्रिमिनल लेना है उसके 1000, आपको लीगल ड्राफ्ट चाहिए उसके 1000, नोट्स चाहिए उसके 1, और जो भी ड्राफ्ट है या फिर रिकॉर्डेड सेशन है उसके 1000। ये इसीलिए स्प्लिट किया है क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट उतना फीस इकट्ठा पे नहीं कर पाते थे, 3000 या फिर 4000 जो भी थी, इसीलिए हमने वो स्प्लिट कर दिया है सारा, ताकि जिसको जो लगेगा ना, क्योंकि जो 4000 पे कर सकता है उसे अगर चाहिए इसमें से कुछ तो वो दे पाएगा, लेकिन एटलीस्ट जो उतनी फ़ीस नहीं पे कर सकते वो एटलीस्ट कोर्स ज्वाइन कर पाए।
तो दैट इज़ द इंटेंशन, दूसरा कुछ नहीं है उसमें। या फिर बाकी सारी चीज़ें वी हैव अ प्लेटफॉर्म ऑनलाइन, उसमें वो सारी चीज़ें अवेलेबल है ही, जैसे कि हमने अभी आपको दिखाने की कोशिश की थी। जी, उसकी लिंक जरा प्लीज शेयर कर दीजिएगा। आप गूगल भी करोगे तो भी इशू नहीं है, आई एम जस्ट शेयरिंग इन दी कमेंट वाला सेक्शन, या फिर आपको जो नंबर दिए गए थे ना उसमें आप कांटेक्ट भी करोगे ना, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ये है ड्राफ्टिंग वाला पार्ट। अगला पार्ट है हमारा फॉर द वेबसाइट हमारी ऑफिशियल, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे भी आपको बाकी की चीज़ें मिल सकती हैं, जैसे कि दिस इज़ आवर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म codepractice.com। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, आप कोर्स ज्वाइन ना करो, इसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट है। वैसे कोर्सेज में आपको ये सारे कोर्सेज वगैरह मिल जाएंगे। बेसिकली अभी के सिचुएशन में मराठी वाला पार्ट ही अपडेटेड है, ठीक है, रिकॉर्डेड सेशन के लिए। इसमें फिर और एक पार्ट अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ, वी ऑलरेडी हैव अ नोट्स वाला प्लेटफॉर्म, ई बुक्स वाला प्लेटफॉर्म भी है। मैं आपको ई बुक्स के बारे में बताने की कोशिश कर पाऊँगा। ई बुक्स ऑन कोड प्रैक्टिस, तो ई बुक्स वाले पार्ट में भी वी हैव अ ई बुक वाला पार्ट। इसमें ई बुक्स वगैरह वगैरह अवेलेबल हो सकते हैं यहाँ पे, बाकी की चीज़ें हैं, मराठी के ई बुक्स भी हैं, तो यू कैन डायरेक्टली मेक द पेमेंट और यहाँ से भी आप ख़रीदारी वगैरह कर सकते हो। लेकिन ठीक है, इट्स अप टू यू, आपको जो भी पसंद है उस तरीके से आप कर सकते हो, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ द जर्नी। कोड ड्राफ्ट करके जो है वही हाँ ना? जी जी, ये कोड ड्राफ्ट है, वो कोड ड्राफ्ट के रिगार्डिंग है। जो मैंने अभी भेजा है वो ई बुक्स के रिगार्डिंग है। बाद में मैं अभी जो लास्ट वाला भेज रहा हूँ, दिस इज़ अवर ऑफिशियल वेबसाइट। या फिर अगर मैं आपको यूट्यूब के बारे में बताने की कोशिश करूँ, तो वी हैव अ यूट्यूब चैनल टू, लेकिन अभी तक हमने उस पर जो ऑफिशियल लेक्चर्स वगैरह है वो उतने रिस्पांस नहीं आता है, क्योंकि किसी को पढ़ना नहीं है। ये हमें पता नहीं कि भाई हमारे साथ दिक्कत है, या फिर हम अच्छे से नहीं पढ़ाते, या फिर लोगों का ही इंटरेस्ट नहीं है, उसमें अभी तक हमें समझ में नहीं आई है। लेकिन ये सारी दिक्कतें पेश आ रही है जब भी हम कोई अच्छा सा इंटरव्यू वगैरह या फिर कोई पढ़ाने की बात यूट्यूब पर भी डालने की कोशिश करते हैं, तो उसमें काफ़ी सारी दिक्कत आती है, उसका रिस्पॉन्स ही काफ़ी सारा कम हो जाता है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द इशू, या फिर हमारे साथ ही है, लेकिन या फिर न्यू जनरेशन को पढ़ना ही नहीं है। तो दिस इज़ द यूट्यूब चैनल वी हाउ, तो यू कैन गो थ्रू द सेम। लेकिन अभी हम इसमें फ्री वाला सेशन भी ऐड करेंगे, लेकिन उसमें टाइम रहेगा, जैसे कि हमने आपको दिक्कत बताई, क्योंकि खर्चा ना काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, फिर उसका आउटकम उतना आता नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा दिल ये हो जाता है, तो इस वजह से वो कंटिन्यू कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। जी जी, आई अंडरस्टैंड। अब थोड़ा सा मतलब मैं जितना समझे एक बार पूछ ले, जी। जैसे कि समझो कि फॉर एग्जांपल मैंने सिविल लिया, हाँ अभी जैसे कि सिविल में जो डिफरेंट डिफरेंट है कि समरी सूट होता है, रेगुलर होता है सिविल सूट, स्पेशल सिविल सूट होता है, तो मतलब आप कुछ वो जी, पूरा डिफाइन करके मतलब समझा के ये बताओगे? ये सारी आउटलाइन हम अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे, जितना भी सीपीसी की आउटलाइन जैसे होगी कि ना। समझो कि फॉर एग्जांपल, हम्म, सॉरी सॉरी, जी जी जी, बोलिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो कि समरी सूट है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन समरी सूट एंड नॉर्मल सिविल सूट, और हाँ उसका जो प्रोसेस होता है जी, मतलब वो वो डिफरेंट पूरे होता है। प्रोसेस क्या बताओगे? हाँ जी, प्रोसेस भी बताएंगे। हाँ, एक्चुअली दोनों मैं का कल का ही आपको देखो, बताऊं, मैं कल सबसे कोर्ट में पहले गई थी। सबसे पहले क्या होता है कोर्स में, एक पूरी की पूरी आउटलाइन कवर होती है स्टार्ट से लेके लास्ट तक के पार्ट में, फिर उसमें एडिशन होती जाती है। एडिशन का मतलब ये होता है कि भाई किसी भी केस में अगर हम, जैसे कि हमने, अगर आपने लेट ज्वाइन किया होगा तो, या फिर किसी ने भी लेट ज्वाइन किया, तो उनके लिए भी आसानी हो जाएगी आपके सवाल से, कि जैसे कि हमने कोई केस को रजिस्टर्ड किया है और उस केस की समरी हो सकते हैं या फिर आउटलाइन हो सकता है, इस लिहाज से वेयर इज द चार्ट, चलो ठीक है, ये चार्ट हो जाएगा, उसके एक आउटलाइन हो सकते हैं इस हिसाब से कि यहाँ से केस स्टार्ट हो रहा है डिस्प्यूट से लेके आगे आगे केस बढ़ते जाएगा, और इसी प्रोसीजर को हम वन बाय वन सीखने की कोशिश करेंगे जहाँ तक के एग्जीक्यूशन या फिर अपील तक। लेकिन इसी सेशन में हमने ये भी देखने की कोशिश की है कि भाई साहब ये सिविल केस है या फिर क्रिमिनल केस है, किसी भी केस में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि कभी भी क्लाइंट डाल सकता है एक एप्लीकेशन जिसमें किसी और क्लाइंट को ऐड करना होगा,
किसी की डेथ हो जाती है तो उसे रिमूव करना होगा, या फिर डेथ होने के बाद उसके लीगल हेयर को ऐड करना होगा, किसी को स्टे एप्लीकेशन डालना होगा, किसी को इंटरवेनिंग एप्लीकेशन डालना है, किसी को कोई और एप्लीकेशन डालना है, किसी को जुरिस्डिक्शन डालना है, किसी को पेमेंट इनटू कोर्ट डालना है। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली कोर्स में क्या होगा, फर्स्ट से लेके लास्ट तक सारी आउटलाइन पहले कवर होती है, जिसमें कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई ये सारी प्रोसीजर हैं। और फिर उसके बाद में हम मूव ऑन करेंगे मिसेलेनियस एप्लीकेशन की तरफ, और उस मिसेलेनियस एप्लीकेशंस में हम एक फाइनल एप्लीकेशन सीखेंगे कि भाई कोई भी एप्लीकेशन अगर किसी भी केस में आता है तो उसकी प्रोसीजर क्या हो सकती है। जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन आ जाएगा, उसकी तो प्रोसीजर सेम ही होनी है कि भाई एप्लीकेशन दो, उसमें सामने वाले पार्टी एक रिप्लाई फाइल करेंगे, जिसे रिप्लाई भी कहा जाएगा, जिसे जॉइंडर भी कहा जाएगा। एक्चुअली तो कल उसके का रिगार्डिंग प्रोसीजर चेक करूँ तो कोर्ट में जज ने पूरी बेइज्जती कर ली जूनियर एडवोकेट से, एंड सिविल सूट का, एंड उनको मतलब सिविल, फाइल क्या बोलते हैं, हाँ एफिडेविट तो किया नहीं आपने, आप जाओ जाके पहले सिविल सीख के आओ। ओके, हाँ वो दिक्कत तो होनी है क्योंकि उनको उतना एक पता नहीं होता है, डायरेक्टली फाइल वगैरह कर देते हैं, है ना। हो जाती है। हाँ, तो बेटर पार्ट ये होता है कि आप पहले आउटलाइन सारी सीख लो, फिर बाकी की चीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया ये सारे सिचुएशन में कि ये है नॉर्मल वाला सूट कि भाई 0 से स्टार्ट हुआ लास्ट तक ख़त्म हो रहा है। इसके बाद में सेम सिनेरियो में समरी आ जाएगा, फिर समरी के डिफरेंट टाइप हो जाएंगे। उसने डिफाइन किया हुआ है कि भाई ये अगर सिचुएशन हुई तो इसमें समरी सूट फाइल हो सकती है, हुंडीस वगैरह वाला पार्ट, प्रॉमिसरी नोट्स वाला पार्ट तो एक अलग से पार्ट, फिर स्पेशल के सूट वाला पार्ट भी आ जाएगा, रिकवरी सूट वाला अलग से आ जाएगा, फिर अदर काइंड ऑफ मिसेलेनियस एप्लीकेशन अलग से आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों में क्या होता है कि आपको ना सबसे पहले एक आउटलाइन सिविल की पता होनी चाहिए, या फिर क्रिमिनल में भी एक आउटलाइन क्रिमिनल की पता होनी चाहिए, फिर आप एनी काइंड ऑफ क्रिमिनल और सिविल केसेस हैंडल कर पाओगे, करेक्ट 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 है ना। और ये एवरीडे है, कैसे है इनका? हाँ, अच्छा वो आपको बताना मैं भूल गया, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ, 8 से लेके 9 तक, 9 से लेके 10 तक टाइमिंग है, ये सारी टाइमिंग है। अच्छा ओके, और मतलब सिविल जो लेंगे सिविल एंड देन क्रिमिनल बेस। जी, तो बेटर है एनीवन आर एबल टू, कोई अगर पर्सन है ही इज़ एबल टू पे दी अमाउंट ना, तो वो कर सकते हैं दोनों सिनेरियो में ना, दोनों चीज़ों को वो हैंडल कर पाएंगे, वो सिविल भी कर पाएंगे या फिर क्रिमिनल भी कर पाएंगे, इट्स अप टू देम। अगर उनको कोई दिक्कत नहीं है तो उतना ही टाइम पीरियड देना है कि भाई 1 घंटा ज़्यादा देना है। और फिर हाँ, एक बात हो सकती है इसमें कि आपका जो नया साल स्टार्ट होगा ना, उसमें आप एटलीस्ट कोर्ट में बैठ के ना इतना पावर आपकी हो जाएगी इमेजिन करने की कि आप कोर्ट में बैठोगे तो आपको पता होगा कि भाई साहब इस केस में ये स्टेजेस हो रहे हैं और इसके आगे ये हो सकता है, इसके पीछे ये हो चुका है, या फिर ये एडवोकेट ने ये सॉल्यूशन लिया तो इसका जवाब ये हो सकता है, कोई और स्टेप लिए तो इसका जवाब ये हो सकता है। दैट वी कैन गारंटी यू कि भाई आप उतना इमेजिन कर पाओगे, क्योंकि और ये कितने दिन का है? 20 सेशंस होंगे, 1 मंथ पकड़ के चलिएगा, सैटरडे संडे ऑफ लेके। ओके ठीक है, वो पेमेंट वाला जो आपका है ना वो वापस एक बार दे दीजिएगा। आपने रजिस्टर किया था कोर्स के लिए अभी तक या नहीं, या फिर मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चाहिए तो, या फिर मैं आपको यहाँ पे भेजने की कोशिश करूँगा। ये है पेमेंट वाला पार्ट, पेमेंट वाले नंबर पे भी आप कॉल कर पाओगे, उसका इशू नहीं है या फिर दिक्कत नहीं है उसकी। ये सारा पार्ट है। अच्छा, किसी को कोई समझ में नहीं आया होगा ना, एक दफ़ा बता दीजिएगा, क्योंकि सवाल मिस हुए होंगे शायद से मुझसे, तो दिक्कत ना हो, है ना। और हमें इतना टाइम मिल नहीं पाया क्योंकि प्रमोशन के लिए, क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले थे मराठी वाला बैच, लेकिन मराठी वाले बैच में थोड़ी सी दिक्कत हुई है स्टूडेंट को, आई थिंक सो, तो इसी वजह से वी जस्ट शिफ्टेड अर्जेंटली मैनर इन दी सिंधी वाला बैच। तो और सर ये जो कोर्स होगा कौन सी लैंग्वेज में होगा? जैसे कि मैंने आपको अभी हिंदी इंग्लिश में पढ़ाया है ना, उसी लिहाज से यही लैंग्वेज यूज़ होगी, ओके सिंपल वाला, क्योंकि इंग्लिश हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या है अगर आपका नेटिव लैंग्वेज मदर टंग अगर आपका हिंदी है तो बेहतर है कि आप हिंदी में ही पढ़ो। बाकी में तो हम क्लाइंट, बाद में तो हम क्लाइंट के सामने थोड़ा बाकी का शो ऑफ कर ही सकते हैं, ये एस सर, नो सर, या वाह जो भी है वो तो हम कर ही लेंगे। पहले हमें
प्रोसीजर तो पता होनी चाहिए, तो सिंपल लैंग्वेज विल बी देयर वॉट एवर वी यूज़। और हमें ये स्टोरी मैनर में ही करना है, तो इसके लिए सिंपल लैंग्वेज ही ज़रूरी है, जो आपको समझ आए, हमें समझ आए। ओके। और ये कल से स्टार्ट हो रहा है? हाँ, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, तो whoever the pay first, that will be the scenario. आई एम जस्ट शेयरिंग यू दी, अगर आप यहाँ पर ही हो तो वी आर जस्ट शेयरिंग दी ग्रुप वाला लिंक ओवर देयर, तो ऑल दोस हु वांट टू ज्वाइन द पार्ट दे कैन ज्वाइन ओवर देयर, है ना। एक मिनट दीजिएगा मुझे। आई थिंक ग्रुप वाला लिंक इज देयर। अच्छा, कि काफ़ी सारे लोगों को खाना वाना खाना, वी हैड अ लास्ट के बैच में ना हमारे साथ काफ़ी सारी लेडीज़ वगैरह थी, तो वो किचन से ही फ़ोन वगैरह रख के वो लेक्चर अटेंड करती थी। किसी ने सवाल पूछा तो किसी की कुकर की एक्चुअली सीटी, टाइमिंग भी ऐसे हाँ होता है वो तो हाँ। किसी की कुकर की सीटी बज रही है, किसी के बच्चे रो रहे हैं, लेकिन उन्होंने अच्छे से हैंडल भी किया था। शायद से वो हाउस उसको वाइफ, डेडिकेशन दिखता है सीखने का। हाँ वो हाउस वाइफ भी थी काफ़ी सारी। तो लेडीज़ के इसमें क्या हो जाता है कि जो जेंट्स, मतलब ये कहना इतना अच्छी बात नहीं है एज अ जेंट, लेकिन उनके काफ़ी सारी दिक्कतें होती है, क्योंकि हर जेंट्स इतना अच्छा भी नहीं होता है सीनियर जो लेडीज़ को इतने अच्छे से सिखा पाए। वी हैड वन ऑफ द लेडी, उनका ना डिवोर्स भी हुआ था, वो 50+ थी, तो काफ़ी सारे सालों के बाद ना उन्होंने तय किया कि भाई मैं अभी लॉ की डिग्री लेके ही रहूँगी। तो उन्होंने काफ़ी सारा स्ट्रगल करके ना डिवोर्स के बाद उन्होंने लॉ की डिग्री ली है, और उन्होंने ऑफिस को ज्वाइन किया। सीनियर थे, 1 साल की उनकी प्रैक्टिस हुई है, अच्छे से वो सीख भी रहे थे। फिर उन्होंने वेरी सडनली एक डे क्या हुआ है, सीनियर ने उनको निकाल दिया ऑफिस से। तो वो ना काफ़ी सारे टेंशन में आ गए कि भाई क्यों निकाला है मुझे, मैं तो अच्छे से रेगुलरली ज्वाइन कर रही हूँ ऑफिस, मैंने कोर्ट केस में भी अटेंड किया है, मुझे स्टाइपेंड नहीं मिलता है, फिर भी मैं जा रही हूँ, मैं खुद के पैसे लगा रही हूँ, फिर भी मुझे निकाल दिया है। तो उन्होंने ऐसे ही क्लास वगैरह ज्वाइन किया था। तो क्लास ज्वाइन करने के बाद ना 2-3 महीने बाद ना उनके सेम सर से बात हुई। तो सेम सर ने ना उनको अपोलोजाइज़ किया कि माफ़ी वगैरह मांगी, और उन्होंने रीज़न बताया। तो वो क्या रीज़न रहा होगा, क्या लगता है आप लोगों को, रीज़न क्या रहा होगा उनका? एनीवन गेस? इधर इधर जेंडर और एज। जेंडर और एज का चलो ठीक है, और किसी को कोई गेस हो सकता है? दिक्कत ये हुई थी इन जनरल कि जो सीनियर थे उनके वाइफ को ये पसंद नहीं था कि वो किसी जूनियर को, मतलब लेडी को रखे उनके ऑफिस में, और उसी चक्कर में वो लेडी थी, वो डिवोर्स के इतने ट्रॉमा के बाद इस ट्रॉमा में थी कि भाई मुझे निकाला क्यों है, और वो मतलब डिप्रेशन में चली गई लेडीज़, और उन्हें पता ही नहीं था कि ये छोटा सा इतना बड़ा भी रीज़न नहीं है वो। तो ठीक है, वो तो ना एक ही स्पॉट है, वो तो ठीक है, वो नहीं तो कोई और सही। हाँ, लेकिन वो क्या है, एक 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 पर्टिकुलर एज के बाद ना उनको वो शौक था कि भाई इतना ट्रॉमा झेलने के बाद मैं इतना डिग्री ले रही हूँ 50 के बाद, और 55 साल की उम्र में मुझे ये मिल रहा है सीखने को कि भाई आप लेडीज़ हो, इसीलिए आपको हम निकाल रहे हैं। नंबर उनके बहुत सारे एग्जांपल है। KFC का एग्जांपल दे दो, 65 एज पे उन्होंने KFC बनाया था। नहीं, अभी हैड लास्ट वाला सबसे पुराना स्टूडेंट का एज था हमारा 75, और ग्रेट। तो 75 था। उसके अलावा फिर एक 68 वाले भी थे, और उसके बाद में एक प्रिंसिपल थे लॉ कॉलेज के, उनको रिटायरमेंट के बाद जैसे ही वो 65 हुए, तो उनको बाद में शौक लगा था कि भाई मैं अभी तो किसी सीनियर के पास ज्वाइन कर नहीं सकता हूँ, और मैं सारी उम्र रहा हूँ एकेडमिक में, तो फिर उन्होंने भी ज्वाइन किया था बिकॉज ऑफ कि भाई मैं एस्टर नोजर नहीं कर सकता हूँ इस उम्र में। तो और लोग आते हैं मेरे पास कि भाई आप तो लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हो, तो आप मुझे बताओ इस केस का क्या था क्या नहीं था। तो उनके लिए दिक्कत थी, क्योंकि उनको तो प्रोसीजर पता नहीं होती है उतनी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो और इस नहीं, वजह ये से प्रोसीजर में आप मतलब सीनियर्स है ना बताते भी नहीं है, एकदम कभी पूछेंगे ना तो इतना मतलब बदतमीजी से बहुत गलत तरीके से पूछ लिया नहीं, काफ़ी सारे स्टूडेंट का एक्सपीरियंस ये भी रहा है ना, क्यों नहीं बताते उसके रीज़न भी है वैसे। एक रीज़न तो ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ना सीखने के बाद वो छोड़ के चले जाते हैं, और काफ़ी दफ़ा उसी सीनियर के क्लाइंट ले लेते हैं, और जो सीनियर 50,000 में क्लाइंट फेस कर रहा था, वो जूनियर उसी क्लाइंट को 5,000 में 10,000 में हैंडल कर लेंगे, वो भी एक दिक्कत है। या फिर एक ट्रस्ट का भी इशू होता है।
और उन्हें पता ही होता है कि भाई मैं सिखा दूंगा तो इसने जाना ही जाना है जूनियर ने, तो क्यों सिखाऊं मैं इनको, मैं अपना काम क्यों ना कर लूँ। तो इस वजह से भी नहीं तो सिखाते हैं। बताओ 90% बताओ क्यों ऐसे बात करते हैं सीनियर? जी, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो बिना उनको भी नहीं पढ़े पता होता बिना है। जाने पूछते हैं। जी और साहब। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं हम कभी कि जो नॉर्मल होते हैं, कि जिनको हमें नॉलेज होना चाहिए बेसिकली अरे उसका। एक छोटा तो सा जो ही उसमें एग्जांपल दूँ आपको, क्योंकि व्हाट वाज द क्वेरी। हमारे ऑफिस, व्हेन आई वाज इन लॉ वाला ऑफिस ना, लॉ फर्म में, तो वहाँ पे एक एक केस था, वो ना 20 साल से चलते आ रहा था। ठीक है, 20 साल से ना उस केस में कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा था केस में, और क्लाइंट से बस पैसे ही ऐंठ रहे हैं ऑफिस वाले। तो बाद में क्या हुआ है कि एक नॉर्मल सा डिफेंस लेना था उस केस में। उस डिफेंस जो हम इस कोर्स में पढ़ते हैं कि भाई 14 काइंड ऑफ डिफेंस हम ले सकते हैं, उसमें से ये ना 10th नंबर का ये डिफेंस है, लॉ ऑफ इस्टॉपल। लॉ ऑफ इस्टॉपल इतना सा ही डिफेंस था जो सीनियर ने 20 ईयर्स तक लिया ही नहीं था। और एक जूनियर आई है जिसने अभी, वो लॉ फर्म में आने क्यों आई है, क्योंकि उसका लॉ चल रहा है 5 ईयर्स का, और वो 4th ईयर की स्टूडेंट है। उसने कहीं पढ़ा है किताब में कि भाई लॉ ऑफ इस्टॉपल भी कुछ होता है। और जो सीनियर थे वो तो कॉलेज कर चुके 25 साल पहले या फिर 20 साल पहले, उनको तो कुछ याद ही नहीं था। तो जब उस जूनियर ने सर को बताया कि भाई लॉ ऑफ इस्टॉपल नाम की भी कुछ चीज़ होती है, चिड़िया होती है, तब उन्होंने उस केस में लॉ ऑफ इस्टॉपल का डिफेंस लिया है, और उस क्लाइंट को कुछ रिलैक्सेशन मिला है उस केस में। तो ऐसे सारी चीज़ें होती है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती है ना लॉ फील्ड में, वो सीनियर को भी नहीं पता होती है, जी और बहुत सही डेली कह काफ़ी रही सारी है। हाँ चीज़ें होती है। तो बेटर होता है कि, और लॉ फील्ड का क्या है कि भाई जो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ ना, वो ज़रूरी नहीं कि वो वही होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। सही है, जैसे कुछ कि चीजें हर एक प्रैक्टिकल पर्सन का भी होती पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कि जैसे कि किसी पर्सन ने केस रजिस्टर्ड की होगी, तो उसके पीछे एक पर्सन बताएगा, उसका नॉलेज कुछ और रहेगा, वो बताएगा कि नहीं, इसके दिल में कोई ना कोई खोट है, तो इसने ही जानबूझकर ये केस फाइल की है क्योंकि मेरा डिफेमेशन हो जाए, मेरे सूट जो भी प्रॉपर्टी उसमें से पार्टीशन हो जाए। कोई और पर्सन होगा, इस तरीके के सोचेगा कि भाई नहीं, उसका लीगल राइट बनता है क्योंकि आधी हाथ से उसे मिलना चाहिए था। तो इस तरीके के ना डिफरेंट काइंड ऑफ ओपिनियन लॉ फील्ड में होते हैं। इसीलिए लॉ फील्ड में लैंडमार्क जजमेंट वही पर्सन लेकर आ सकता है जो रेगुलर केसेस के बगैर किसी और डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियो में किसी और पॉइंट ऑफ व्यू को रखे कोर्ट के सामने, तभी लैंडमार्क जजमेंट आते हैं। वरना सेम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं निकलता है। जैसे कि सेम ग्राउंड पर बहुत सारे लोगों ने आईपीसी के केसेस लड़े होंगे अंग्रेजों के ज़माने से, लेकिन कोई लॉ स्टूडेंट इतने सालों बाद खड़ा होता है, उसने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि नहीं भाई साहब, ये अडल्ट्री वाला पॉइंट जो भी है आईपीसी का, ये वैनिश होना चाहिए। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर गौर किया है और वैनिश हुआ है। तो ये सारे पार्ट होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, आपकी जो भी सोच है ना, वो ज़रूरी नहीं कि आपको सीनियर को वो अच्छी लगनी चाहिए। ये समझो कि आप कोई अलग हो बंदे जो लैंडमार्क जजमेंट के लिए पैदा हुए हो, क्योंकि लॉ फील्ड में हर एक पर्सन का ओपिनियन डिफरेंट होना ज़रूरी है अगर आप सोचने वाले बंदे हो, वरना सेम ही रटे रटाई प्रोसीजर चलती रहेगी। और इस वजह से क्या होता है, लॉ फील्ड में एक प्रोसीजर है, लेकिन वो चेंज हो सकती है सिनेरियो टू सिनेरियो। जैसे कि हमने इस सारे, अगर आपको लेट नहीं होगा, आपको खाना नहीं खाया होगा तो बेटर बात है, आप खा लीजिएगा, आप लीव कर सकते हो। लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ, तो जैसे कि हमने आपको चार्ट फाइल की गई थी, तो ज़रूरी नहीं है कि भाई एक बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू ये हो कि केस को रजिस्टर्ड करने के बाद 4th स्टेज में, जब भी हम आगे वाले स्टेज में बढ़ेंगे, ज़रूरी नहीं है कि हम सामने वाले पर्सन को समन के लिए ही केस को आगे बढ़ाएं। ये ज़रूरी नहीं है किसी भी लिहाज से। कोई और पर्सन हो सकता है, वो ये सोच सकता है कि नहीं भाई साहब, इसमें हमने और पार्टीज़ को ऐड कर लेना चाहिए, हमने किसी एडवोकेट के भी ऐड कर लेना चाहिए। इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इसमें एमिकेबल सेटलमेंट के लिए जा सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ के लिए जा सकते हैं, इस केस को हम उसी डे पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसमें हम और एक एप्लीकेशन ऐड कर सकते हैं, इसमें हम वैल्यूएशन ऑफ सूट में कोर्ट को एप्लीकेशन दे सकते हैं, इसमें हम जॉइंट वकालतनामा ऐड कर सकते हैं। मतलब जब भी फर्स्ट डेट को आप जाओगे कोर्ट के सामने, इफ़ कोर्ट आस्क यू रिगार्डिंग दी व्हाट स्टेप यू हैव टू टेक, आपके सामने ढेरों सवाल है, बहुत सारे ऑप्शन है आपके सामने कि भाई क्या क्या किया जा सकता है।
लेकिन हमें तो यही बताया जाता है कि नहीं भाई पहले डेट पे क्या लेना है, समन ही भेजना है सामने वाले पार्टी को, यही एक स्टेप है। नहीं, ये स्टेप्स नहीं है, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, उसमें से एक ऑप्शन सामने वाले पार्टी को समन भेजना हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से ही आएगी, और थोड़ा सा डिफरेंटली पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप रखोगे तो ही आएगी, अदरवाइज नहीं आ सकती है। तो इसके लिए आपका जो तो ऐसे दिमाग होता हुआ है था ना, एक लर्निंग ऐसे प्रोसेस हुआ में था वो एक खुला रहना ज़रूरी होता है। जी सर। समरी सूट दाखिल था, समरी सूट फाइल था, उसमें मैं डिपेंडेंट नंबर 1 हूँ। ओके तो मैंने लीव टू डिपेंड फाइल किया, ओके और डिपेंडेंट नंबर 2 ने एक एप्लीकेशन दिया कि मुझे इससे निकाला जाए। ओके तो मैंने कोर्ट को कहा डिपेंडेंट नंबर 2 ने एप्लीकेशन दिया, ना डब्ल्यूएस दी, ना से दिया, ना लीव टू डिपेंड दिया, तो ये कैसा एप्लीकेशन है उनका? तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, इसका हम बाद में देखते हैं, पहला आपका 7-11 का एप्लीकेशन है वो पहले डिसाइड करते हैं। तो ओके। आप जो कह रहे हैं ना, वो कुछ भी हो सकता है कहाँ पे भी। हाँ वही तो होता है ना, और जूनियर के लिए समझने के लिए वही मुश्किल हो जाते हैं, उनको लगता है कि भाई ये क्या है नया तो वो शॉक्ड हो जाते हैं बाज़ दफ़ा। तो ना एक स्टोरी मैनर में क्या होता है, आपको पता होता है कि भाई ये भी हो सकता है या फिर वो भी हो सकता है, और सेम सिनेरियो में कोई और पर्सन आएगा उसी केस में कि वो बोलेगा कि भाई मुझे ऐड कर लो इस केस में, इंटरवेनिंग एप्लीकेशन लेके आएगा, और तो वो हमें भी लिया ही अलग जाना से चाहिए। जैसे करेंगे। हाँ, तो ये सारी दिक्कतें होती है। और फिर जो आपने पार्टिस वाला बोला है, एक नॉन जॉइंडर मिस जॉइंडर वाला पार्ट होता है एडिशनल इसमें। मिस जॉइंडर का मतलब ये होता है कि भाई जो पर्सन है जिसे ऐड होना चाहिए तो वो ऐड हुआ नहीं है, और नॉन जॉइंडर का भी इसी लिहाज से लिया जाएगा क्लाइंट के हिसाब से। तो इन सारे चीज़ों को ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में सीखने की ज़रूरत होती है, ताकि आपको शॉक ना लगे किसी भी केस में, आप एब्जॉर्बेंट बन जाओ, है ना। तो ये एक चीज़ें होती है जो हम एक्चुअल में सीख पाते हैं, क्योंकि हमें डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन से गुजारा जाता है। क्योंकि एक पर्सन के लिए पूरे केस सीखने के लिए कितना टाइम लगता है, 3 साल 4 साल 5 साल। बेटर है कि हम इमेजिनरी सिचुएशन लो और उसमें सीख जाओ सारा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक एडवांटेज दे सकती है। ठीक है, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? जी मैम। चलपा जोशी हाँ जी। हाँ जी, बस वो तो बाकी तो बस यही था, एक्चुअली मैंने अटेंड नहीं कर पाई, वही बहुत मतलब ठीक है, एनीवेज अभी अटेंड करूंगी मैं, कोर्स आपका लूंगी मैं, उसमें उसमें फिर डाउट्स पूछूंगी। नहीं कोई दिक्कत नहीं है डाउट अभी की। वहाँ पे डाउट पूछूंगा। हम मैम हमारे पास ना डाउट के लिए ना दिक्कत नहीं है, क्योंकि लर्निंग फेज में क्या होता है, बाज़ दफ़ा ना सीनियर को भी पता नहीं होता कि भाई क्या सोल्यूशन हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको वो डिफेंस वाला बताया, क्योंकि कौन पर्सन ना किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा ना, ये पता ही नहीं होता है हमें, और उसमें डिफरेंट स्टोरीज आ जाती है। तो ज़रूरी नहीं होता है कि हमारे सीनियर को उतना पता ही होना चाहिए, लेकिन वॉट एवर द नॉलेज वी हैव नहीं ना, देखा है वी मैंने कैन गिव सर, इट टू मैं यू। भी जाती हूँ अभी, मतलब कोर्ट में मैं देखती हूँ, मतलब सीनियर भी कहीं ना उनको भी मतलब लगता है कि कहीं कहीं वो भी स्टक हो जाते हैं। हाँ ये तो है। और बहुत ये चीज है। ठीक है, न्यू और खास क्रिमिनल। करके अभी जो बीएनएस आ गया ना, तो मतलब सब मतलब सच में कंफ्यूज रहते हैं नहीं ये कभी कभी कंफ्यूज तो। वाली बात नहीं है, एडवांटेज वाली बात है जूनियर्स के लिए। एडवांटेज इस वजह से है कि हम भी उसी स्टेज पर है जो हमारे सीनियर है हाँ बिल्कुल तो जल्दी बिल्कुल से सीखो और आगे और बढ़ो। हम ई फाइलिंग में बहुत हवा करते हैं हम लोग। हाँ ई ई फाइलिंग में तो फाइलिंग सीनियर के लिए काफ़ी दिक्कत है, वो तो जूनियर की हेल्प बिल्कुल लेनी होती पता है, है कि क्योंकि वो यूज टू नहीं है कंप्यूटर को लेके। वो इंटरनेट पे नहीं कनेक्ट कर सकते। एग्जैक्टली हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हम वहाँ पे बहुत हवा करते हैं, सर ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। नहीं एक्चुअली हमारे एक बिल्कुल। औरंगाबाद के एक स्टूडेंट थे, उनके साथ भी सेम था। उनके ना लॉकडाउन के टाइम से ये कंपलसरी हुआ था ना, लॉकडाउन की हमारी बैच थी। तो वो कह रहे कि सर मैं ना मेरे सीनियर के पास ना 6 महीने से हूँ, उन्होंने मुझे कभी खास डाली ही नहीं ना, उन्होंने मुझे पैसे बढ़ाए थे, वो बस मुझे 3 ही हज़ार देते थे। और जब से लॉकडाउन के बाद ये ऑनलाइन वाला ई फाइलिंग का कंपलसरी हुआ है ना, मेरी इतनी डिमांड बढ़ गई है ऑफिस में, तो सर मुझे हमेशा पूछते कि तुमने खाना खाया है नहीं खाया है, कितने बजे आओगे नहीं आओगे, क्योंकि मैं ही उनके ई फाइलिंग का सारा हैंडल करता हूँ, और बाहर इसको चार्जेस होते बोलते हैं हैं सर 1000 रुपीज़। कर्मा, इसको बोलते तो हैं कर्मा। तो तो ये सारी चीज़ें हुई है, और ये एडवांटेज है जूनियर का। ये अच्छे फेस हैं चल रहा है, तो हम एडवांटेज उठा ले तो बेहतर बात है, जल्दी से जल्दी। मैंने तो 10 रुपए का टिकट भी वहाँ से ऑनलाइन करवा के दिया उनको। हाँ ये भी फाइल अच्छी। करनी थी उनको, वीपी फाइल करना था। ओके तो उन्हें पता नहीं था कि वो कैसे जाए एज ए डिपेंडेंट उसमें। ओके। तो
नहीं हाथ में, तो उनको मैंने ऑनलाइन करवा के सारा दिया, तो बहुत खुश हो गए, मेरे को बर्थडे दिलाई। अभी जब भी देखते हैं ना हाथ करते हैं मेरे, कैसे हो कैसे हो। नहीं, वो एक अच्छी बात हुई है। तो वी कैन टेक द एडवांटेज ना, जितना हो सकता है उतना कर ही सकते हैं। और लॉ फील्ड में ना, और एक मतलब आप ज्वाइन करो ना करो अलग सी बात है, लेकिन एक एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊँ ना, तो जितना भी नॉलेज यू हाउ ना, इनिशियल स्टेज में ना आप खुद पे ऊपर फोकस करो, बाद में दूसरों को सिखाने के पीछे भागो। ठीक है। एक रियलिटी है, उसमें क्या होता है, कौन आपसे सीख, ये कहा जाना ज़रूरी होता है कि भाई आपने नॉलेज लिया है, उसे शेयर करना ज़रूरी होता है। लेकिन अर्ली स्टेज में ना आप खुद के ऊपर फोकस कर लो, बाद में हम दुनिया को सिखाते रहेंगे, 1 साल बाद 2 साल बाद, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास। जितना जल्दी हम सीखेंगे उतने जल्दी हम क्लाइंट को टैकल कर पाएंगे। दूसरों के सिखाने के चक्कर में थोड़ा सा टाइम वेस्ट ना करो तो बेहतर है। पहले हम खुद सीख लें, फिर बाद में सिखाते रहेंगे दूसरों को। मतलब ये रियलिटी है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि पास्ट का एक्सपीरियंस वी हैव, तो दैट इज़ वाई टेलिंग यू द ट्रूथ। आप लो ना लो वो अलग बात है। और ठीक है, नॉट एन इशू। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। इफ़ एनी वन वॉन्ट टू ज्वाइन दी कोर्स ना, आपके सामने हमने डिटेल्स मेरा वगैरह पेमेंट रखी आया हैं। होगा सर? ओके सर, आप ना ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट, तो इट वुड बी बेटर, हम ट्रैक रख पाएंगे। आपका सिविल के लिए? सिविल के लिए भेजा। ओके सर। सर इसका अलग से कोई ग्रुप है कि वही सेम ग्रुप है? आपको लिंक भेजी है ना सेम ग्रुप की? अच्छा, आपको ग्रुप की लिंक भेजी होगी, इसका अलग से ग्रुप बनाया हुआ है हमने, उसमें बस वो कोर्स के रिलेटेड स्टूडेंट हैं। ये मैंने आपको फिर से शेयर की है लिंक कमेंट सेक्शन में, या फिर आपका नंबर यहाँ पे लिख दीजिएगा, हम आपको लिंक शेयर कर देंगे हाँ आपके सर, नंबर पे, तो दैट विल बी बेटर। क्योंकि हाँ मैंने मैं भेज दिया नंबर। लैपटॉप में ही है ऑन, तो फिर डायरेक्टली आ जाएगा। 1 मिनट हाँ दीजिएगा। क्योंकि मैंने भी सर मोबाइल में ही ओपन किया है, तो थोड़ा स्क्रीन का इश्यू हो जाता है थोड़ा। इशू नहीं है, 1 मिनट दीजिएगा। नहीं, मोबाइल में लिंक ओपन नहीं हो रही है सर। आपको व्हाट्सएप में मिली है लिंक, देखिएगा। हाई का मैसेज मिला है आपको? व्हाट्सएप पे हाँ। ये किसका नंबर था, 92 वाला किसका है? 9 तो मेरा है। हाँ, तो फिर आपको ही भेजा है व्हाट्सएप पे, ग्रुप का लिंक भेजा है, वो ज्वाइन कर सकते हो। दैट विल बी द ग्रुप। हाँ आया, ओके। ठीक है, नॉट एन इशू। विक्रम जी, कोई सवाल है आपके? जोशी जी? जी, किसी का? आनंद आर्यन जी, नितेश तिवारी जी। अच्छा चलो, नॉट एन इशू। आप कोर्स ज्वाइन करो ना करो, इफ़ यू हैव एनी दिक्कत ना, तो फिर यू कैन कॉल ऑन द सेम नंबर, जो भी नंबर आपके सामने है। ठीक है। अगर आपके दोस्तों को ज्वाइन करना होगा ना, तो बोलिएगा उनको कि कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं रेगुलर बैच, और फर्स्ट डे से ही वो ज्वाइन करेंगे, तो वो उनके लिए भी अच्छी बात होगी। ठीक है। तो दैट विल बी द बेटर। और हमें प्रमोशन के लिए उतना टाइम मिल नहीं पाया, तो उतने स्टूडेंट हमारे अभी इकट्ठा हुए नहीं हैं। ठीक है। तो आप अगर किसी को बताओगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस, हमारी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, और हम आपके शुक्रमंद रहेंगे हमेशा के लिए। ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। डेफिनेटली डेफिनेटली, जरूर सर, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।